हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर नई सेशन ऑफ फिजिक्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं आज एक नया चैप्टर, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने सबसे पहले कहाँ पढ़ा था? जब हम लोग ने जूनियर क्लासेस में टॉपिक पढ़ा था, उस टाइम पर हम लोग ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, है ना। तो हम लोग मोशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन में हमने पढ़ा था कि सर मोशन क्या है? जब भी एक ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो उसको ही क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो कहते हैं ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि ये एक स्टेट है ना। स्टेट है, वो डिफाइन करता है। तो यानी कि एक स्टेट नहीं हो सकती, मल्टीपल स्टेट हो सकती है। तो हमने सीखा था कि रेस्ट होता है और फिर मोशन होता है, राइट। तो मोशन और रेस्ट में कैसे हम लोग कहते हैं मोशन का इफेक्ट कैसे पता चलता है? तो हम कहते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? इफेक्ट ऑफ मोशन। ये कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? ये पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स में। यानी मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में। तो यहाँ पर हमने काइनेमेटिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया, ये हमने खत्म कर लिया टॉपिक, है ना। और अब हम एक स्टार्ट कर रहे हैं एक नई चीज, है ना। अभी तक हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ मोशन। अभी तक जो भी पढ़ा हम लोग ने वो क्या था? इफेक्ट ऑफ मोशन। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि मोशन क्यों हुआ, है ना। कौन था जिसने मोशन करवाया, है ना। अभी तक हम ये करते मोशन हो रहा है। अब मोशन हो रहा है तो उसके आसपास में जो इफेक्ट क्रिएट होगा वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए डायनेमिक्स में। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज सीखने को मिलेगी हम लोग को। तो पहले थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? कि ऑब्जेक्ट जो है उनके पास एक नेचुरल प्लेस है यूनिवर्स में, और नेचुरल स्टेट उनका क्या है? रेस्ट पे। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर पता चला बाद में कि इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, जब फोर्स नहीं है तो कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है, ठीक। फिर आगे देखिए कि यहाँ पर एक लीनियर फोर्स है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बॉल को एक स्लोप पर छोड़ेंगे तो एक स्पीड भी आ रहा है ना, ट्रांसलेशन मोशन के बारे में। अब फिर लास्ट में फिर इन सबको कंबाइन करके क्या बनाया गया? अभी प्रिंसिपल प्रिंसिपल या मैथमेटिक्स या इसमें क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मोशन। इन सबका इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक चैप्टर बना दिया जिसको कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। की मोशन में क्या क्या चीजें होने वाली, ठीक। तो इसमें तीन है, पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ। इसको कहते हैं न्यूटन के फेमस फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि ये तीन लॉ कैटेगराइज कर दे रहे हैं हमारे जितने भी प्रकार के मोशन हैं, है ना। कि ये जो सारे जो मोशन हैं इनसे ही तीन लॉ से ही एक्चुअली वो आपके अकर हो रहे हैं, ठीक। पहला जो लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लेकिन व्हाट इज इनर्शिया? सबसे पहले हम सीखेंगे इनर्शिया चीज क्या है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? वो रेजिस्टेंस ऑफ पार्टिकल जो कि स्टेट को चेंज होने से, मतलब जैसे कि ये मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है कि हम लोग अपने घर में, ये बहुत होता है हम लोग के साथ। क्या होता है भाई? घर पे होता ये है कि अगर हम लोग आराम कर रहे हैं या फोन चला रहे हैं तो माता जी जो है वो हमेशा एक आवाज लगाएंगी पहले, है ना। आवाज लगाएंगी, बेटा पढ़ ले, बेटा खाना खा ले, है ना। लेकिन बेटा क्या करेंगे? टालते जाएंगे, टालते जाएंगे। तब से दूर से एक उड़ता हुआ एक आएगा, बहुत ही अच्छा चप्पल उड़ता हुआ आएगा और हम सडनली एक्टिव हो जाते हैं ना। तो वो चप्पल क्या कर रहा है? वो जो चप्पल है ना वो ब्रह्मास्त्र है। उसको देखते ही जहाँ सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है और हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वो एक फोर्स है, ठीक है। उस फोर्स से क्या हुआ? हम अपने स्टेट को चेंज कर लिए, है ना। और जो अपोज कर रहे थे वो क्या था? वो इनर्शिया। कोई भी बॉडी अपना स्टेट जो चेंज नहीं करना चाहती, कभी आप पूछिए ये बॉटल से कि बॉटल आ जाओ मेरे पास, वो कहेगी हम पड़े आराम से रहने दो, है ना। जैसे हम लेटे रहते हैं बेड पे तो हमसे कहे अरे यार आ जाओ, छोड़ो, जाने दो। हम क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं ना, एक नेचर है। तो एक्चुअली जो हमारे अंदर क्या है? रेजिस्टेंस है। किसी भी बॉडी के अंदर जो उसके अंदर रेजिस्टेंस है अपनी स्टेट के प्रति, कि वो स्टेट नहीं चाहता जैसे है वैसे रहने दो, डिस्टर्ब मत करो। मोशन में मोशन रहने दो और रेस्ट पे दो, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो अब इसमें इसको भी कैटेगराइज कर दिया, रेस्ट का इनर्शिया, मोशन का इनर्शिया और डायरेक्शन का इनर्शिया। सीधी सीधी बात है, हर स्टेट में हम नहीं चाहते कि हमारा स्टेट बदले, ठीक है। अगर हम रेस्ट पे हैं तो हम चाहते हैं रेस्ट पे पड़े रहें। अगर हम मोशन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं मोशन करते रहें। और अगर हम किसी एक डायरेक्शन जा रहे हैं तो हम नहीं चाहते दूसरे डायरेक्शन में जाएं। कभी नोटिस करो, अगर तुम कार बाइक कुछ भी चला रहे हो तो तुम जब भी टर्न लेते हो तुम्हें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरी मूविंग बॉडी जो है खुद ब खुद घूम जाएगी।
आप एक एफर्ट आप खुद फील करते हो अपने हैंड्स में कि आपको कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना, और फिर वो जो मैकेनिकल पूरी पार्ट लगी है वो भी मूव होती है और आपको लगेगा कि आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन जाना चाहती है। तभी तो हम लोग इस तरीके का मोशन फील करते हैं बस में, है ना, बस इधर घूमेगी तो हम उसके जिधर घूमेगी उसके अपोजिट गिरेंगे। उसका रीजन क्या है कि हमारी बॉडी तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रही थी, सडनली हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो हमारी बॉडी नहीं कह रही नहीं हमें नहीं जाना है। तो बॉडी का अपर पार्ट कभी भी बस से अटैच था ही नहीं, लेकिन हमारी जो फीट है वो बस की जो आपकी सरफेस है उससे जुड़ी हुई है तो वो आराम से चल जाती है, लेकिन अपर बॉडी वो कहता है नहीं मैं तो इधर जा रहा था भाई, है ना। तो इससे समझ में आना चाहिए आपको कि एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग डायरेक्शन का इनर्शिया का एग्जांपल मैंने आपको, ठीक है। तो इनर्शिया कितने प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हर चीज में एक ही समझ लीजिए कि जिस भी स्टेट में है उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है बॉडी उसी को इनर्शिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बनाने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसको पढ़ भी देता हूँ। इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी इज रेस्ट, बॉडी रेजिस्ट टू गो इन मोशन, वेरी सिंपल, ठीक है। सेकंड पढ़िए, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो गया, इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी इन इज मोशन, बॉडी रेजिस्ट टू स्टॉप, वो ऑलरेडी मोशन में है तो वो रेस्ट पर आने के अगेंस्ट होगा, ठीक है। इसीलिए देखिए जब सडनली बस में ब्रेक लग जाता है तो हमारा पैर नहीं जाता है आगे पीछे, वो बस के साथ ही रहता है, लेकिन हमारी अपर बॉडी सडनली इधर झुक जाती है, क्यों, क्योंकि वो मोशन में ही थी, वो आगे ही जा रही थी लेकिन बस रुक गई, ठीक है। इसी प्रकार से बस एक्सेलरेट करती है, ये वाला एग्जांपल, तो हम ऑलरेडी रेस्ट पर हैं, है ना, आराम से खड़े हैं, सडनली ये एक्सेलरेट हुआ तो नीचे वाला फ्लोर आगे चला गया, उसका पैर आपका उसके साथ मतलब फीट जो है वो उसके साथ चला गया, लेकिन अपर बॉडी वो तो रेस्ट पे ही है ना, तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो इससे वो पीछे की तरफ चला, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखिए डायरेक्शन, ये मैंने अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, सेम वही एग्जांपल है कि जब भी हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्शन तो हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसके अपोजिट जाती है, क्यों, क्योंकि हम अपनी डायरेक्शन को होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, जो क्या इनर्शिया क्या मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मास की, है ना। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मास के, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। देखो ना, एक बहुत भारी अलमीरा को हिलाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, राइट, तो एक्चुअली मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। फॉर रोटेशनल मोशन, जब भी रोटेशनल मोशन क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया नहीं, तो आपको पता है ट्रांस दो प्रकार के मोशन होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा अगर मोशन होगा तो इसको ट्रांसलेशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, ठीक। व्हाट इज रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में लगता है बेटा टॉर्क, टॉर्क क्या है, फोर्स का ही कजन ब्रदर है, लेकिन फोर्स नहीं है, वो फोर्स से मिलकर के बनता है। उसमें क्या होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो फ्रॉम द पाइवट, जो पाइवट पॉइंट होगा, तो यानी कि इसको रोटेट कराने के लिए हमें चाहिए एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में वो रोटेट करेगा, समझ में आया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टॉपलिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट फिक्सिंग, जैसे अलमीरा को अगर आप ऊपर से पुश करने की कोशिश करो, वो बहुत हैवी होती है तो उसका मास जो है सेंटर ऑफ मास नीचे होता है, ऊपर से करेंगे तो ये उसका सेंटर ऑफ मास एज अ पाइवट एक्ट कर सकता है, या ये पॉइंट आपका फ्रिक्शन की वजह से बहुत ही ज्यादा क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है। फ्रिक्शन क्या होता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, दो सरफेस में रगड़ बहुत ज्यादा हो तो वहां पे आप स्मूथनेस नहीं होगी तो आप स्लिप नहीं कर सकते, तो आप लॉक हो जाओगे, राइट, लॉक हो जाओगे तो ये फिक्स नहीं हो गया, पाइवट की तरह काम नहीं किया। अब आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, उसकी हाइट यहाँ से फोर्स लगा रहे हो ऐसे टाइम, तो अब देखो ये और ये लाइन पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ये क्या करेगा, ये टॉपल कर जाएगा, समझ में आ रहा है, ये ऐसे लुढ़क जाएगा, समझ में आ रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ रोटेशनल। तो मैंने बस थोड़ा सा आइडिया दिया, नहीं समझ में आया तो पूरा चैप्टर इस पर है भाई, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे, पूरा पूरा चैप्टर रोटेशनल मोशन के ऊपर, तब सीख लेना, ठीक है। आगे देखिए रोटेशनल मोशन के लिए इट नॉट ओनली डिपेंड ऑन मास बट आल्सो ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ, वही बता रहा था सबसे कि जो डिस्टेंस है इस पर भी डिपेंड करता है। दिस पैरामीटर इज कॉल्ड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, वो क्या कहते हैं, जो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं अगर वो रेस्ट पे हैं या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं एक्सप्लेन करूंगा, पिछले चैप्टर में सिखाया हूं, ऐसा मोशन जिसमें स्पीड या वेलोसिटी चेंज ना हो, ठीक है। तो इन ए स्ट्रेट लाइन अनटिल एंड अनलेस, कह रहे हैं तब तक जब तक उस पर कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय एक्शन ऑफ नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स। फिर से इसको हिंदी में सिंपल भाषा में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। ये कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट पर है तो अपने स्टेट में बना रहेगा तब तक जब तक कोई बाहरी फोर्स आकर के उसको अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए मजबूर ना करे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपके देखिए यहाँ फुटबॉल पड़ी हुई थी, ये भाई साहब आए, इन्होंने कहा मैं हीरो हूँ, रोनाल्डो बन गए, मार दिया और गोल हो गया, ये कैच कर लिए, समझ में आ रहा है। वो मोशन में बॉल ऊपर से आ रही थी बेचारी मोशन करते हुए और इन्होंने कैच करके उसको रिस्ट पे ले आ दिए, ठीक है। तो इनके हाथों ने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट रहा होगा, क्योंकि उसको नीचे ले आने वाला कौन सा फोर्स था, धरती माता, है ना। तो धरती माता का इसका मास स्मॉल m है तो इसके ऊपर कितना बल लगेगा, mg। तो इनके हाथों ने क्या किया होगा, उस mg के अगेंस्ट एक फोर्स लगाया होगा जिससे कि ये बॉल रेस्ट पर, अगर मैं इस पेन को होल्ड कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कंटिन्यूअसली इस पर एक बल लगा रहा हूँ जो कि mg के बराबर होना चाहिए कम से कम। किसी भी वस्तु को उठाने के लिए कम से कम जो बल चाहिए वो होता है उसका खुद का वेट। किसी वस्तु को अगर आपको उठाना है तो उस पर कम से कम, अब ज्यादा क्या होता है, जितना हवाई ऊपर ले जाना है उस हिसाब से हमको फोर्स अपना वेरी कराना होता है, ठीक है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ तुम बताओ। वेलोसिटी नहीं बोली, वेलोसिटी अगर बोल दिया, वेलोसिटी क्या हो, कैसी क्वांटिटी, आराम सोचो बता लोगे, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीजें होती है, डिस्टेंस नहीं था, मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो तुम मुझे खुद बताओ ना, अब तुम फिर से सोचो, तुम पूछ रही हो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। डायरेक्शन अगर बदल जाएगी तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, तो फिर नाक के सीधे में चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ऑप्शन क्या, स्ट्रेट लाइन ही तो हुआ ना, इसीलिए स्ट्रेट, ठीक है। हम पर्टिकुलर इंस्टेंट में ब्रेक कर लेंगे तो वही स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जो तुम कह रही हो ना, वो आया बॉल ऊपर से, पकड़ने के जस्ट पहले देख रहा हूँ एक ही डायरेक्शन तो है, मैंने उस टाइम पे तो नहीं कहा, हमने कहा वो वही, वो तो फोर्स जो ये जो एग्जांपल था, ये एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी रिक्वायर एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। ये दोनों जो एग्जांपल हैं दैट इज ओनली यूज्ड टू एक्सप्लेन दिस पार्ट कि वी नीड एक्सटर्नल फोर्स, हमें एक बाहरी बल चाहिए उसको रोकने के लिए या उसको मोशन में लाने के लिए, ये मोशन में ला रहा है और ये इसको रोक रहा है, समझ में आ गया। चलिए ये बहुत ही पुरानी डिफिनीशन जो हमेशा बल के बारे में, फोर्स पे पूछेंगे पुश और पुल, है ना, यही तो कहते हैं पुश और पुल, बचपन से यही पढ़ते हैं, ठीक। उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया, पुश और पुल जो चेंज कर दे या फिर कोशिश करे चेंज करने का स्टेट ऑफ मोशन, उसी को फोर्स कहते हैं, समझ में आ रहा है। कि a push or pull that changes or टेंस मतलब वो कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है ना, कर देगा ये वो गारंटी नहीं दे रहा है, ठीक है। टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट हो या फिर मोशन, ठीक है। फोर दूसरा, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट किया क्लास में, सबसे पहले एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा था ना बाइक को घुमाना हो या स्टीयरिंग घुमाना हो तो हमारे हाथों पर एक बल लगता है ना, हम बल लगाते हैं ना, तो यानी कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन, वही वही बात लिखी गई है, ऑफ अ बॉडी और स्पीड ऑफ अ बॉडी और बोथ और इवन शेप ऑफ बॉडी, हमें शेप को चेंज करना हो, जैसे लोहार के पास चले जाओ, है ना, वो क्या करता है, लोहे को गर्म करता है, फिर पीट पीट के उसको किसी आकार में ले आता है, यानी फोर्स लगाया ना उसने, तो बॉडी का शेप चेंज करना है तो भी, है ना, स्पीड बढ़ानी है, हम लोग पैडल पे करते हैं, है ना, हम साइकिल चलाते हैं, सबसे अच्छी एग्जांपल हो गया, बाइसिकल जब भी राइड करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, पैडल को बहुत तेजी पुश कर रहे होते हैं पैरों से, जिससे कि क्या हो, हमारी स्पीड बढ़ जाए।
तो स्पीड को बढ़ाने के लिए हर चीज के लिए हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। फोर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत अच्छा एग्जांपल पुश और पुल का, ये पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है ना। आगे चल के आपको समझ में एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं सिखाऊंगा जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कब पुश करना चाहिए, कब पुल करना चाहिए, कब फायदेमंद होता है आपका पुश करना और कब नुकसानदेह होता है हमारा पुश करना। दोनों चीजें केस बाय केस है ना। तो कभी माली को अगर देखा होगा घास काटते हुए तो क्या करता है, पुश करता है, ग्रास हॉपर को पुश करता है या उसको खींचता है। कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेहनती आदमी के ऊपर नजर ही नहीं जाएगी क्योंकि हम तो सो रहे हैं। पुश करता है, कोई बात नहीं देखेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्चुअली पुश और पुल का, मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट ये व्हाट इज नेट फोर्स। तो किसी भी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक ही आदमी हो, कई लोग मिलकर के एक कार को ढकेलते हैं। यार ये तो हम लोग रोज देखते हैं रोड पे, किसी गाड़ी खराब हो गई तो एक आदमी अकेले थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके मोशन के लिए। तो ऐसे केस में उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा ये कैसे पता चलेगा, तो वेरी सिंपल, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम लोग ने मोशन प्लेन पढ़ लिया, हम लोग ने वेक्टर भी पढ़ लिया, वेक्टर एडिशन भी पढ़ लिया, वेक्टर सब पढ़ लिया है ना। तो यानी कि हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि जितने फोर्स लग रहे होंगे उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड हमको पता होगा, तो हम सबका वेक्टर सम कर लेंगे और हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ जो लिखा गया है ये है आपका एफ नेट, दैट विल बी इक्वल टू जितने भी फोर्सेस बॉडी पर लग रहे हैं विद देयर डायरेक्शन, हम उनका क्या कर देंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा की मदद से हम ये चीज कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पूरी फिजिक्स में 50 बार ये टॉपिक आएगा, मैं अलग से इसकी हेडिंग नहीं बनवाता कभी भी। जब भी हम देखते हैं इस तरीके की प्रॉपर्टीज, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी पे भी लगता है और वेक्टर क्वांटिटी पे भी लगता है। इसका ये जो प्रिंसिपल है इससे तुम्हारा पीछा कहीं नहीं छूटने वाला, तुम इसमें पढ़ोगे 12th में पढ़ोगे, तो इस चीज की आदत डालो। बहुत सिंपल लॉजिक है कि किसी पर भी रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, वो रिजल्टेंट अगर इस अलाउ करता है हमारे किसी प्रकार का सम, वेक्टर सम हो या फिर स्केलर सम हो, तो हम उसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से हम लोग इसमें नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाए, क्या कह रहा हूँ, इसको देखो यहाँ पे थोड़ा पीपीटी में ना कुछ इश्यू है तो मैं इसको हर जगह सही करूंगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं एफ नेट, वो लिखा हुआ एफ नेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है 0 वेक्टर आएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड कर दूंगा तो 0 लिख सकता हूँ, ठीक है, पर मुझे जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाए, जैसे मान लो इधर ये बेचारा ढकेल रहा है, सामने से भी कोई आकर के ढकेलने लगे, उतना ही फोर्स लगा दे, कहीं कार जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई पूछेगा फोर्स लग रहा है आपको कि हाँ फोर्स लग रहा है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ठीक है। तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स 0 होने की वजह से ऑब्जेक्ट जो भी स्टेट में है, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू डू व्हाट इट हैज बीन डूइंग। वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे पड़ा रहेगा, मोशन में है तो, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इज 0। तो एक नया टर्म सीखा आपने, रिजल्टेंट फोर्स है ना, या नेट फोर्स। चलो इसको देखते हैं जी, इससे ही दिक्कत है, सोल्यूशन बहुत ज्यादा। तुम लोग वैसे ही नहीं पढ़ते हो, सोल्यूशन पा जाओगे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे, हैं? देख लो देख लो, नोट कर लो, एकदम जल्दी जल्दी दिमाग लगा रहे हैं, देख लेते हैं आंसर, इतना बेकार क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो फटाफट। देखो आंसर डिलीट नहीं हो, बाकी सब डिलीट हो गया। चलो इसी बहाने मैं कर लेता हूँ थोड़ा, एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूँ।
कहाँ था मैं क्वेश्चन, चलो ये करो। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इफ द बॉडी वाज एट रेस्ट। देखो ये चीटिंग वाला है फिगर, ये आपको नहीं देखना चाहिए, ये आपको फिगर मिला था, ये आपको बनाना था, ठीक है। तो इफ द बॉडी वाज, ये रेस्ट पर बॉडी थी बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब पहले स्टेट इसका रेस्ट पर था, फोर्स हमने लगा दिया। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द इट्स स्टेट बिकॉज ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो कह रहे हैं अब ये आपके फिगर में दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो अब मुझे बताइए इन दोनों फोर्सेस के लगने से क्या होगा, क्या ये मोशन में आएगा, क्या इस पर नेट फोर्स है। तो क्लियर कट बात है सर, स्टेट तभी बदलेगा जब नेट फोर्स इज नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो, है ना। तो हमारे पास ये दो वेक्टर है, ठीक है, दोनों वेक्टर को हमें पता अच्छे से कि रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों का सम करना पड़ेगा ना। तो हम सम कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो हमारे पास हमेशा की तरह क्या वेक्टर ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर अलग अलग लग रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी एडिशन का जरूरत नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, इनके बीच का एंगल बताओ, थीटा कितना होगा भाई बताओ। 90। अब इसको सीधे फॉर्मूले में लगा देना, कोई फिगर भी नहीं बनना, तुम थीटा इज इक्वल टू क्या है 90। तो रिजल्टेंट का क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 क्या होता है, जीरो, ठीक है। आर्ट बन रही है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर में क्या आना है, जीरो, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस 25, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना आ रहा है। कहाँ गायब हो गई थी बेटा। अभी ठीक है तबीयत, डायरेक्शन बतानी है है ना। चलो आगे डायरेक्शन के बारे में बात करें। डायरेक्शन के लिए हमें बनाना पड़ेगा वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया तुम्हारा 12 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, कैसे किया मैंने ये, बताओ कैसे किया मैंने ये, वेरी सिंपल, दैट इज, बताओ बेस वेक्टर की डायरेक्शन फिर सेकंड वेक्टर, क्योंकि ट्रायंगल लॉ कहता है कि बेस वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रख दो। रिजल्टेंट इज वेरी सिंपल, यहाँ से आपको बेस वेक्टर की पूंछ पकड़नी है और सेकंड वेक्टर के हेड पर ले जाकर जोड़ देना है। ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, थीटा से निकलेगी। थीटा मत लिखो, अल्फा लिखो, थीटा यूज कर चुका हूँ, है ना। अल्फा होता है एंगल रिजल्टेंट का। ये हो गया था रिजल्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है ऑलरेडी, जो कि है क्या 13, है ना। अब मुझे अल्फा चाहिए, तो फॉर्मूला कैसे कहा था मैंने, सर tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x, है ना। या फिर मैं कहता हूँ बेस नीचे रहेगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड वेक्टर ऊपर आ जाएगा। तो इसका आंसर होना क्या चाहिए, इसका कोई भी कैलकुलेशन में वैल्यू नहीं आ रही है, tan इनवर्स ऑफ, ये है भैया तुम्हारा, अब हो गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे करते हैं इनसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमने वेक्टर में भी सिखा दिया, स्केलर में भी आपको सिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़े, यस बेटा। हाँ बेटा, रफी कॉपी जरूरी है। रफ क्या फिर क्या, सब एक ही है कि आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैंने कितनी बार बोला है, साफ सुथरी कॉपी का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई हो रही है। अब हम बोर्ड्स में नहीं है, थोड़ा सा, हाँ चलो ये अच्छा सवाल है एक्चुअली, सबको बहुत लोग कंफ्यूजन, आप लोग अपने दिमाग से निकाल लो कि अब आप बोर्ड्स में हो ना, थ्योरी से कोई मतलब है। थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी मैं सीधे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तुमको न्यूटन का नियम पता है, जैसे मैंने इनर्शिया बताया, मैंने बता दिया कि एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी के साथ एसोसिएटेड है, वो क्या प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमको अपने स्टेट को बदलने के खिलाफ रेजिस्टेंस ऑफर करे, और उसको बदलने के लिए हमें बल चाहिए। बस इतनी सी बात, कहानी क्लियर है। तो मैं सवाल देखूंगा तो मेरी कहानी क्लियर है, तो मैं सवाल को समझ जाऊंगा। हमारे पास जो चैलेंज है, जो एग्जामिनेशन हम जिसके लिए अपीयर करने वाले हैं, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो कि थ्योरी से नहीं एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स से सॉल्व होने वाला है। जो हर समय तुम्हारा टेस्ट करेगा कि तुमको पता है ये क्या कर रहा है। वो हर एक सवाल में ये कोशिश करेगा तुमको, तुमसे जानने की कि तुम्हें पता भी है कि ये क्यों यूज होता है। वो क्यों के पीछे पड़ना होता है, और क्यों को समझने के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी हम लोग ने वेक्टर पढ़ा था,
अब हमारे दिमाग में एक बोर्ड्स वाला एटीट्यूड होगा कि अरे पिछले चैप्टर का है यार, छोड़ो, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। पहला ही क्वेश्चन उठाया, चैप्टर शुरू किया, पहला ही क्वेश्चन उठाया, वेक्टर ही लग गया पहले, बिकॉज ये एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा इसलिए ताकि आने वाले चैप्टर में हम उसका इस्तेमाल कर सके, ना कि उसको वहीं पर छोड़ दें। ठीक है, तो नोट्स का मतलब क्या है? अगर एक कंप्यूटर एग्जामिनेशन के बच्चे के लिए नोट्स का मतलब क्या है? जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं देना चाहता अपना, लेकिन मैं दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की मेरी कोई कॉपी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं रफ पे ही पढ़ता हूँ। मेरा मैथमेटिक्स क्या है? उठाऊंगा, सवाल लगाऊंगा, भूल जाऊंगा, फिर से लगाऊंगा, फिर से लगाऊंगा। हर बार मैं अपने दिमाग को कुछ पुश करूंगा कि मुझे पता होना चाहिए कैसे लगाना। तो मैंने सीखा कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। और तुमको विश्वास नहीं होगा, प्रैक्टिस इतनी करी है, एक किताब को 3-3 बार खत्म कर दिया। अब तो यार वो उससे पूछो, लड़का पीछे बैठा है, देखते हैं बता देते हैं। कभी कभी लगता है कितना कम पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कम नहीं पढ़ाते, वो इतनी क्लैरिटी है कि टाइम ही नहीं लगता। तो अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो उसका सही रीजन क्या है कि आप ये सोचते हो एक बार में कर ले, हो जाए। एक एक बार में कुछ नहीं होता। कई कई बार हम उस क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है ना, मुझे लग रहा है ये तो क्या अदना सा क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है, लेकिन मेरी नजर में मैं इसको कम से कम 10 बार कर लूंगा, उसके 11वीं बार तुम मुझे नींद में पूछोगे तो बता दूंगा अरे ऐसे होगा। तो मैंने लर्निंग सीखी प्रैक्टिस से, और मैं वही सिखाता हूँ। अगर तुम देखो तो मेरे क्लास का पैटर्न क्या है, देखो अपनी पर्सनालिटी कोई बदल नहीं सकता, ये इंटरनल इनबिल्ट है। हम कभी रट्टे वाला टीचर नहीं है, कभी मेरे हाथ में कोई खर्रा नहीं मिलेगा, हम ऐसे सो के उठ के आ जाएंगे, पढ़ाने लगेंगे। उसका रीजन क्या है? अपने दिमाग को इतना भरोसा है और इतना डेप्थ है कि हमको ये प्रेशर नहीं है कि हमको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। वो मसल मेमोरी ऐसी है कि जैसे ही सवाल लिखेगा वैसे ही हाथ चलेगा। तो इस तरीके से पढ़ करके सिलेक्शन होता है। ये सारे सब्जेक्ट बायो नहीं है, पहली बात तो मैं इसलिए कहता हूँ हिंदी का टीचर नहीं, ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये रिक्वायर करता है। हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बायो बोल के बेइज्जती करो, बायो की अलग कला है भाई। वो पढ़ना, उसको याद करना, उसको मेमोराइज करना, उसके फंक्शंस को समझना, इतनी ढेर सारी चीजें हैं, कौन चीज कहाँ लगी, कैसे काम करेगी, पूरे ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने वाली बात है ना। तो वो तो अलग ही लेवल की बात हो गई, लेकिन वो सब्जेक्ट अलग चीज रिक्वायर करता है। केमिस्ट्री को समझने में अलग ही, उसमें कभी कभी मैथ भी लग जा रही है, कभी कभी रिएक्शन, कभी कोई रूल पढ़ रहे हैं वो अगले में फेल हो जा रहा है, तो वो कंफ्यूजिंग भी होता है, वो अलग चल। लेकिन फिजिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, इसको दोनों तरीके से नहीं पढ़ सकते, इसमें एक ही तरीका है। कंसेप्ट को पूरा समझ लो, क्यों हो रहा है ये फोर्स, यहाँ क्यों लग रहा है, क्यों टॉर्क लगता है रोटेशनल मोशन में, क्यों लीनियर फोर्स नहीं लग सकता है, बिकॉज लीनियर फोर्स हमेशा एक सीधी रेखा में चल करा सकता है, वो कभी आपको रोटेट नहीं करा सकता, तो इसीलिए टॉर्क बनाना। तो जब क्यों क्लियर हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। जब सवाल देखते हैं जरा सा भी उसमें रोटेशन आया तो दिमाग क्लियर हो गया, इसमें ये फॉर्मूले तो लगेंगे ही नहीं। जो जो डर होता है ना कि हम पूरा ओवरलोडेड रहते हैं ढेर सारे फॉर्मूले से, और हम सोचते हैं पूरा फॉर्मूला उड़ेल दे क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में जितने फॉर्मूले सब लगा दे, और हम ये भूल जाते हैं कि समय सीमा भी है, और हम उसी में उलझ जाते हैं। ये बहुत नेचुरल है। तो उसका सोल्यूशन एक ही है कि सवाल देखते ही पता चल जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे सवाल देखते ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड फॉर्मूले रहेंगे, और उसमें देखो, इसमें तुम्हारी ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी कैसे बढ़ गई, क्योंकि अब तुम्हें 100 नहीं 3 फॉर्मूले देखने, तो तुम 3 अटेम्प्ट में आंसर निकाल लो। तुमसे अगर गलती हो सकती है तो सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, बाकी तो हमारा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं ना फोर्स, मैंने बोला तो मैंने देखो स्केलर को भी वेक्टर में पढ़ा है। देखो तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि मैं कैसे रचना, जैसे एक नरेटर जो होता है, एक टीचर क्या नरेटर होता है, हम चाहते थे इसको स्केलर में लिखा हुआ था, मैं स्केलर में पढ़ा देता, लेकिन मैंने वेक्टर में पढ़ाया है इसको, बिकॉज एक्चुअल में तो वेक्टर में ही झेलना पड़ेगा, है तो ये वेक्टर क्वांटिटी ही। तो दोनों ज्ञान हमें पता होना चाहिए। मैंने बोला भी कि हम इसको वेक्टर में, इसको चाहें तो स्केलर में कर सकते हैं, मॉड लगा करके जीरो लिख सकते हैं, तो इसको कहते हैं डिटेलिंग। अब वो डिटेलिंग तुम कैच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये तुम्हें देखना है। हर जो शब्द बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, कोई भी टीचर वो ये सोच बोलता है कि कोई भी छोटी सी भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जानी चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आ जा रहे वो वहां तो जीरो लिखा है, एरो नहीं बना, सर ने कैसे बना दिया, तो मैंने बोला वो बात कि वो स्केलर फॉर्म में लिखा है, हम उसको वेक्टर में लिख रहे हैं, और उसको स्केलर में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए?
कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए हेडिंग, जब यहाँ पढ़ रहे हो क्लास में, जिससे तुम लिख नहीं पाते हो ना, मैं बता रहा हूँ, हेडिंग लिखा करो सीधे, फिगर हो तो फिगर लिख लिया करो, कुछ भी जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज को अपनी भाषा में लिख लिया करो, नोट्स तुम्हारी है, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तुम लोग डरते हो कि इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में अगर मुझे कुछ समझ में आएगा मैं हिंदी में लिख दूंगा, ये ऐसे ऐसे होता है, बात खत्म। वो मेरी भाषा है, मेरे लिए नोट्स बनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, ये मेरी नोट्स है ताकि तुम लोग समझो, तुम समझ गए तुम अपनी भाषा में लिख लो। इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में कचरा मत करो, न्यूमेरिकल में बैठ करके ये सजाओ नहीं इसको, न्यूमेरिकल आते ही टूट पड़ो कि इसको सॉल्व करना है। आप लोग की कॉपी अगर सादी चली जाती है घर पे तो ये आपके अंदर प्रॉब्लम है, इसको सुधारो। ये मत सोचो पन्ना गंदा हो रहा है, ये सोचो कि हम आज कुछ कर लेंगे। ठीक है, आज बहुत ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, आज तैयार रहना। देखो फंडामेंटल फोर्सेस पे, देखो फंडामेंटल, देखो याद करो, अब दिखाता हूँ तुम्हें कितना पावर है इसमें फिजिकल वर्ल्ड में। तुम्हें सिखाया था मैंने फंडामेंटल, कहाँ सिखाया था, फिजिकल वर्ल्ड। बोलते फंडामेंटल वो होता है जिसको इंसान डिफाइन ही नहीं कर सकता, जो ब्रह्मांड में पहले से है, हम उसको परिभाषित कर ही नहीं पाए, तो हमने उसको बोलते ये पहले से है, इसको मान लो ऐसे, हमने उसको एक्सप्लेन नहीं करा। ठीक है, तो ये आपका इतने फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई डेरिवेशन पढ़ा है किसी ने आज तक जूनियर क्लास से? सीधे बोल दिया F इज इक्वल टू gm1m2/r² होता है। क्यों होता है? जब हम ये क्यों ना बता पाए ना, तो हम कहते थे फंडामेंटल, पूरी फिजिक्स में कहीं देखने फंडामेंटल समझना, तो ये नहीं समझा पाएंगे, इसको रटना है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये जो फोर्सेज हैं ये फंडामेंटल फोर्सेज हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो आपका फोर्सेस के टाइप कितने होते हैं? तो पता है आपने अभी जो एग्जांपल्स देखे ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी ऐसा देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स धरती माता हमारे पास चल के आ रही है कि नहीं बेटा चलो नीचे चलो, ऐसा नहीं होता ना, हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि इस पेन को मैं छोड़ूंगा तो नीचे आएगा। मुझे नहीं पता कि ये इसको किसने टच किया है नहीं किया, मुझे पता है बस ये नीचे आ रहा है। तो ये क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, लग तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। लेकिन अब इस पेन को मैंने ऐसे रख दिया और अब मैं इसको देखो उंगली से ऐसे पुश कर रहा हूँ तो ये आगे जा रहा है, राइट? तो ये क्या होगा? कॉन्टेक्ट। समझ में आ गया? तो फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं? कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट फोर्सेस। तो अभी क्या होना चाहिए नोट्स में? फटाफट ये फ्लो चार्ट बना लो, है ना? ऐसे बस फोर्सेस लिखो, दो एरो बनाओ, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। फिगर बना सकते हो तो बना लो, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं। और अगर नॉन कॉन्टेक्ट का फिगर बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री फॉल का एक ऐसे ऑब्जेक्ट ले लो, है ना, इसके ऊपर ऐसे दिखा दो mg, और ये आपका सरफेस, आपको ये दिखेगा कि कभी भी इसने इसको टच ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ दिखा देना mg क्या है? नॉन कॉन्टेक्ट। हो गया? चलो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स जिसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। इसमें नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, ये दोनों एक रिएक्शन फोर्स होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस पहले से नहीं होता है, ये जब आप कांटेक्ट मेक करेंगे तभी इसका एग्जिस्टेंस होगा। यानी कि अगर मैं कह दूं ये पेन ऐसे रखी हुई है तो इस पेन को रखने से सिर्फ रिएक्शन फोर्स आएगा, लेकिन जब इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो जब हम लोग को ये ढकेलते हैं तो हमें कुछ लगता है ना कि पुश कर रहा अपोजिट में, है ना, तो वो जो अपोजिशन ऑफ है वो क्या होता है? वही फ्रिक्शन होता है। लेकिन वो तभी होता है जब हम फोर्स लगाते हैं, उसके पहले नहीं होता। अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाओगे वैसे ही फ्रिक्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों क्या है आपके एग्जिस्टेंस कब आता है? जब आपका कांटेक्ट होता है, जब हम कांटेक्ट करेंगे तभी होगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स क्या होता है? रिएक्शन फोर्स सरफेस लगाता है, कोई भी एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाता है। जैसे कि अगर इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो, इसको मैंने एक टेबल पे या फ्लैट सरफेस पे रख दिया, तो इसने क्या किया? इसके ऊपर एक ऑलरेडी mg फोर्स लग रहा था, उसने सारा का सारा mg फोर्स किस पर लगा दिया? बेचारे सरफेस के ऊपर लगा दिया। इसकी क्या गलती थी? तो इस सरफेस ने भी एक रिएक्ट किया, रिएक्शन फोर्स डेवलप किया, जो कि जस्ट इसी mg के लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? जिससे कि दोनों ध्यान से, अभी मैंने पढ़ाया ना तुम्हें, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट पर बना हुआ है, इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? जीरो स्टेट में बना हुआ है। तो यानी कि अगर ये बॉटल इस तरीके से रखने के बाद भी कहीं नहीं जा रही है,
तो इसने लगाया, अब तुम्हें इमेजिन करना है, ये टेबल हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसने लगाया मेरे हाथ पर mg, मेरे हाथ ने रिएक्शन फोर्स लगाया जो कि n है, जो कि जस्ट इस mg की लाइन के अपोजिट होगा, जिसके वजह से n और mg एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे और वो अपने स्टेट में बना हुआ। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर मुझसे कोई कहेगा n की वैल्यू बताओ, तो मैं बड़े आसानी से बता दूंगा यार ये mg ही तो होगा। समझ में आ रहा है? और क्या n पहले था? मैं कहूंगा नहीं। n कब आया? जब इसने इसको कांटेक्ट में किया, जब मैंने इस येलो ऑब्जेक्ट को उस सरफेस के ऊपर रखा, तुरंत उसके बाद इस पर एक रिएक्शन फोर्स डेवलप हो गया, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा उस सरफेस के कांटेक्ट से। याद रखना, मैंने एक वर्ड बोला, मैंने बोला हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा जहां पर भी जिस सरफेस के कांटेक्ट कर रहा है। मैंने देखो जानबूझ करके एक नया एग्जांपल बनाया, मैंने इस पेन को अपने हाथ से चिपका रखा है, लेकिन मेरे हाथ इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से। तो आप मुझे बताइए रिएक्शन फोर्स किधर होगा? रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो अब मैं तुम्हें बहुत प्यारा एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मैंने अभी तुमको ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर ये तो n हमेशा mg के बराबर होगा, तो मैं दिखा रहा हूँ n mg के बराबर नहीं है, n mg के बराबर नहीं है ना, क्योंकि n इसको रोक नहीं पा रहा है। n सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट कर रहा है जो इसके कांटेक्ट में आने की वजह से परपेंडिकुलर। क्योंकि इस पर जो इस समय ये इतना अच्छा एग्जांपल आपके सामने बना, इसको आप समझिए, ये आपकी वॉल थी और इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में था और इस पर लग रहा था ये n और इसका, लेकिन mg कभी अपनी दिशा बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ है, कभी अपने डायरेक्शन नहीं बदलता, वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। अब मुझे बताओ ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है क्या? ये तो आंख बंद करके बता सकते हो, दोनों एक ही पॉइंट से लग रहे हैं, पैरेललोग्राम लगा दोगे तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए ये पेन गिर जा रही है, इसीलिए पेन रुक। लेकिन जैसे मैं ऐसे करता हूं, अब एन और mg की लाइन एक ही हो गई, एन ऊपर और mg, तो अब ये रेस्ट पे आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको एक ही समय पर सिखाया कि नॉर्मल नेचर ये रटना नहीं है आपको कि हमेशा y एक्सिस पर होगा, वो हमेशा फॉलो करेगा सरफेस को। अगर सरफेस ऐसे रखा है, ये तुम्हारा सरफेस है, ये एक एंगल पर स्लोप है, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो इसका mg तो नीचे होगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द, समझ में आ रहा है? क्योंकि n जो है परपेंडिकुलर रहता है, mg हमेशा अर्थ के, समझ में आया? तो ये डिफरेंट केसेस मैंने बताया, अब इसको पढ़ देते हैं, इसमें कुछ होगा। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये फ्रिक्शनल फोर्स को दिखा रहा है। तो ये कह रहा है द रिजल्टेंट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोडायनेमिक होता है नेचर में। अब थोड़ा फ्रिक्शन अर्ली स्टेज है, लेकिन समझाता हूं। ये देखिए, जब फोर्स बॉडी का लग रहा है ना, किसी बॉडी पर फ्रिक्शन भी यहाँ पर है, तो यानी कि बॉडी को मोशन में आना पड़ेगा, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट पर रहती है, तो जो फोर्स उस पर लगता है उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है वर्ड? ये अभी मैं पढ़ाऊंगा, पूरा टॉपिक है, लेकिन यहाँ लिख दिया है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब कोई वस्तु रेस्ट पर है, ठीक है, इस समय फ्रिक्शन जीरो, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, लेकिन मेरे फोर्स लगाने से ये मोशन में ना आए, और उस समय इस सरफेस और इस बॉडी के कांटेक्ट के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जो कि बराबर होगा जितना मैंने फोर्स लगाया। मेरी बात ध्यान से आराम समझिएगा। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, समझो इसका एग्जांपल ऐसे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे रख दिया है ना हमने, इस पे बल लगा दिया, लेकिन मैं बल लगा रहा हूँ, ये मोशन ही नहीं कर रहा, मैं फोर्स भी लगा रहा हूँ, ये मोशन भी नहीं कर रहा। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो सरफेस सतह है वो चिकनी नहीं है, वो चिकनी नहीं खुरदुरी है, रफ सरफेस है, तो वहां पर घर्षण होगा। अरे भाई इतना तो पता ही होगा, जो रफ सरफेस को रगड़ोगे तो आवाज आती है ना, वो फ्रिक्शन ही तो है। अब फ्रिक्शन क्या करता है? हमेशा जो बल लगेगा उसकी, क्योंकि अपो फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है फोर्स को। समझ में आ रहा है? जो भी बल लगाओगे उसको अपोज करेगा, यानी कि वो लगता है वो हमेशा दो सरफेस के कांटेक्ट पे लगता है, तो यहाँ पर एक विपरीत दिशा में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इसकी, इसको जब तक ये रेस्ट पर बना हुआ है तब तक जो वैल्यू होगी इसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब तक बॉडी रेस्ट पर है। क्या इसकी कोई फॉर्मूला है? कोई वैल्यू नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी। कब तक वैल्यू होगी इसकी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है
स्टैटिक का भी होता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, होता है म्यू इंटू एन। अब ये व्हाट इज म्यू, म्यू कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो हर एक सरफेस के लिए अलग अलग होता है, तो ये हमेशा न्यूमेरिकल तुमको मिलेगा। एन को तुम पहचान चुके हो, रिएक्शन फोर्स है ना, तो एन की वैल्यू तुमको पता रहेगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो है, अब स्टैटिक में फॉर्मूला बनाना होगा, बना तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसको लिखेंगे म्यू एस, कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब वो स्टैटिक में था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ पर फिर से, लेकिन इसकी वैल्यू निकालनी नहीं पड़ती, डायरेक्टली आपके फोर्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ये बॉडी ऑफर कर सकती है सरफेस के, सॉरी सरफेस ऑफर कर सकता है बॉडी के रिस्पेक्ट में, उसको लिमिटिंग कहते हैं। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, इसकी वैल्यू को क्रॉस करेगा, वैसे ही ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, यानी वो बाउंड्री वाली लाइन है रेस्ट और मोशन के बीच में। कोफिशिएंट कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये अभी पूरा डिटेल में एक अलग से चैप्टर की तरह पढ़ाएंगे, इसी में अभी बस इतना जानो, समझ में आ गया व्हाट इज फ्रिक्शन। तो इसीलिए ये डायग्राम देखो, ये इधर लगा रहा है फोर्स, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट देखो, ये क्या समझाना चाह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं ये नॉर्मल रिएक्शन है, और मान लो इधर फ्रिक्शन आ रहा है, यानी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, है ना, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, इधर। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन से क्या आ गया, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन अब इधर आ गई, समझ में आ रहा है, ये दोनों रिएक्शन फोर्स है ना। रिएक्शन का वर्ड का मतलब क्या है, जैसे कोई कैसे भी गुस्सा, जैसे कोई आया चिल्ला दिया तो तुम भी गुस्सा हो, तुम भी चिल्ला देंगे, है ना, तुम्हारा रिएक्शन कब आया, तुम पहले चिल्ला देते क्या, नहीं ना, सामने वाला आया तो तुम रिएक्ट। सिमिलरली ये रिएक्शन वही बात है कि ये दोनों कब आए, जब एक आया जब आपने सरफेस के कांटेक्ट में किया, सरफेस ने लगा दिया, दूसरा आया जब आपने फोर्स लगा दिया, तो दोनों का एग्जिस्टेंस किसी और पे डिपेंडेंट है, इसलिए इनको रिएक्शन कहते हैं, समझ में आ रहा है। और इन दोनों का रिएक्शन का रिजल्टेंट ये, ठीक है, ये ये रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ गया ना सब कुछ। तो ये था नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन की बात। अब आपको करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें सोल्यूशन दे रखा है हमेशा की तरह, लेकिन कोई मतलब नहीं, खुद से करो। इसमें ड्रॉ करना है नॉर्मल रिएक्शन इन सारे केसेस के लिए, मैंने ऑलरेडी सिखाया है, जहां पर सरफेस कांटेक्ट करेगा वहीं पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, नॉर्मल रिएक्शन बन गया, तो बना डालो, देखो ये है बना, लेकिन आप खुद से बनाओ, बनाओ फिगर बनाओ कॉपी पे और सॉल्व करो। चले आगे बढ़े, देखिए बहुत सिंपल था ये, हमें ध्यान रखना है कि जहां पर ये कांटेक्ट मेक कर रहा है वहीं पे परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे कांटेक्ट है, ये तो फ्लैट है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल। अब ये क्या होता है, ये टेंजेंट, क्योंकि ये कर्व्ड है ना, तो टेंजेंट वाला पॉइंट ढूंढेंगे, तो इसलिए पहले टेंजेंट लाइन, ये व्हाइट लाइन क्या है, टेंजेंट, पहले हम वो लाइन बनाएंगे, जिससे कि हमको पता चलेगा एक्चुअली कहाँ कांटेक्ट मेक कर रहा है, फिर उस पर एक परपेंडिकुलर रेखा खींच देंगे, बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम पहले एक, ये व्हाइट लाइन क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा भी कहते हैं हिंदी में ना, उसके बाद इसके दोनों साइड में ये इस पर लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, दोनों साइड में आपके रिएक्शन फोर्सेस बन गए, बहुत सिंपल था। ये क्यों सीख रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब हम लोग को पढ़ना है फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि इसकी जस्ट बात पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है तनाव, इसको टेंशन भी कहते हैं। तो टेंशन किस में होता है, हमेशा रस्सियों में होता है, कभी भी देखो ना, जब हम लोग जिम में कोई जाते हैं तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं ना, तो उसे खींच रहे हैं किसी चीज को, है ना, फिर ये सब क्या है, इसमें तनाव आएगा जब आप इसको फोर्स लगाओगे। तो टेंशन कहाँ होता है, हमेशा स्ट्रिंग में होता है। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग और अ रोप अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स और टेंशन। अब कह रहे हैं, इसको इतना टेक्निकल बना दिया, इसको आसान भाषा में समझो यार, बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी रस्सी में, ये देखो, इसमें सिल्वर दिख रही होगी तुमको, है ना, सांप की तरह है, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो सीधा हो गया, तो ये क्या था, यही टेंशन है। जब आप फोर्स लगाते हैं, और ध्यान दीजिएगा दोनों एंड ऑफ द रोप,
जो स्ट्रिंग है उसके दोनों छोर पर लग रहा है आपका, एक फिक्स होना चाहिए, ये हाथ मैंने ऐसे ही रखा और फिर नीचे से फोर्स लगाया, तब ये स्ट्रेट हुआ। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक साइड से ही फोर्स लगाऊं ये सीधा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। टेंशन कैसे एक्ट करता है, एक एंड को या तो फिक्स करो, दोनों एंड पे फोर्स लगाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे भी लगा सकते हैं, देखो दोनों पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तनाव किसी भी रस्सी के अंदर आता है। तो अब ये जो तनाव है ये है क्या, ये एक मटेरियल से बना हुआ है ना, प्लास्टिक से बना हुआ है। ये कह रहा है कि भैया हम टूटेंगे नहीं, बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे, स्ट्रक्चर लेवल पर ये बॉन्ड बना के बैठा होगा। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम उसी जो उनके बीच में जो एटम्स के बीच में फोर्सेस हैं जिस तरह से बॉन्ड बन रहा है, तो वो ब्रेक नहीं होना चाहते, तो वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं मेरा। अभी मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो टूट जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन हम जब एक लिमिट क्रॉस करेंगे तब ना। तो इसके अंदर का खुद का नेचर क्या है, ये अपने आप को टूटने से बचाएगा ना, तो उसकी वजह से ही इसके अंदर क्या आता है, तनाव आता है। उसी चीज को टेक्निकली यहाँ लिखा गया है। टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द टाइड एंड, टाइड कह लो या फिर जहां पर फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, जहां पर भी फोर्स लगाओगे, ये इसको कहाँ दिख रहा है, ये बाहर खींच रहा है, राइट। इसने एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगाया, बाहर की तरफ। तो टेंशन कहाँ लगा, अंदर की तरफ, दिख रहा है। अपोज करना है, अपोज वर्ड का मतलब ही हुआ कि हमें अपोजिट करना है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर ये इसका अपोज, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से टेंसाइल या फिर टेंशन फोर्स कैसे यहाँ पर आपने लगाया और वही रेप्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू क्या होगी, एफ के बराबर, और वही एफ आपने इनडायरेक्टली, ये जो एफ हमको जाके इस पे लगाना था वो हमने रस्सी के थ्रू लगा दिया, समझ में आ रहा है। तो बहुत ब्रॉडली इस्तेमाल, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, पुलिंग इन नेचर, ठीक है, क्लियर है। पुश तो कर नहीं सकते, अच्छा पुश भी करके दिखा दूंगा, पुश पुलिंग क्यों लिखा, पुश करने से कुछ होगा, हमें से इसको खींचना ही है ना, तो ये पुलिंग। अब हम सीखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, बात है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी देख लीजिए, इसका एग्जांपल बता चुका हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, बस देखना, इसमें लिखना कुछ नहीं, काम नहीं आने वाला इस चैप्टर में, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, ये तो बचपन से खेल रहे होंगे ना, कोई भी लोहे का सामान है खरीद के ले आते हैं मैग्नेट, फिर ऐसे करके उसको दिखा रहे, देखो जादू हो गया, अपने आप आ गया, तो ये क्या है, ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। वेट, वेट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, धरती माता जो बल लगाती है, अगर इसका मास m है तो इसका वेट कितना होगा, mg होगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज mg, g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड। हर चीज नहीं लिखनी होती है, जो इतना पहले से पता है तो क्या करोगे नोट्स में इसका, ठीक है, तो बस पढ़ लो। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, ये सब बार बार बोलता रहता हूँ, हमेशा धरती के केंद्र बिंदु की तरफ, है ना, बहुत सिंपल। अब चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिलेगा, जो जो अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। रिएक्शन फोर्स सीख लिया तुम लोग ने, तो ये डायग्राम मत देखो, चीटिंग कर रही है, देखो इधर नजर गई तुम्हारी। ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक ब्लॉक है जिसका वजन कितना है, मास कितना है, वजन ही, मास 2 किलोग्राम ऑन अ फ्रिक्शनलेस, देखो फ्रिक्शन के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, ठीक, फ्रिक्शन को जीरो मान के चलेंगे। इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री पर, वो प्लेन जो आपका सतह है वो 60 डिग्री पर उठी हुई है एक तरफ से, ठीक है। कह रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इज सपोर्टेड यूजिंग अ स्ट्रिंग, हमने क्या किया ना, एक रस्सी से इसको रोक रखा है, इसे इस तरीके से, है ना। आगे देखिएगा तो क्या कह रहे हैं, अटैच टू द बॉडी एंड हेल्ड एट एन एंगल 60 डिग्री, इसको हम यहाँ से देखो रस्सी को 60 डिग्री पर रखे हुए हैं, शब्दों को समझिए, हेल्ड मतलब हमने एक तरीके से रस्सी को पकड़ रखा है जिससे वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ, इस स्लोप के साथ, ठीक है। टू द प्लेन, ये कैसे पता चला, ये लिखा हुआ है टू द प्लेन, ब्रेक करना सीखो, यहाँ से पता चला कि मैंने पकड़ा हुआ है, यहाँ से पता चला कि मैंने प्लेन के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री बनाया हुआ है, ठीक है। कंप्यूट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द ब्लॉक इज स्टेशनरी, कह रहे हैं अगर ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर है तब मुझे बताओ कि रस्सी में कितना तनाव है। सवाल समझ में आया कुछ कुछ, अब बनाओ। तो इसका सबसे पहले कुछ जिसको नहीं आता है, आप जो आपको रिएक्शन फोर्स सिखाया है मैंने वो बना लो, इसका mg कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, है ना। जो चीजें आती है वो कर लो, इसी इसी एक्टिविटी कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, अभी आगे से मैं बताऊंगा। इस बॉडी को हटा करके हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दो बॉडी है, मास 6 किलोग्राम 9 किलोग्राम है और इनका मोमेंटम इक्वल है और इनका हमें वेलोसिटी का रेशियो निकालना है।
ठीक, लास्ट टॉपिक में हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन जिसके एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। किलोग्राम एसआई यूनिट मास की हो गई, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की हो गई। ठीक है भैया, अब यही सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर बताया, क्वेश्चन कह रहा है चीख चीख के कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। कैसे, क्योंकि p1 इज इक्वल टू क्या है, p2। ये गिवन है, इसमें दिमाग नहीं लगाया मैंने, ये गिवन था। ठीक है, तो m1 कितना हो गया भाई, 6। ठीक, v1 नहीं पता, ये कितना हो गया 9, और v2 में नहीं पता, v1 अपॉन v2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया 9/6। आंसर कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, डी ऑप्शन। क्या भाई अक्षत, कहाँ गड़बड़ हो गई, सही है, वेरी गुड। चलिए भाई, नेक्स्ट लॉ दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें ध्यान दीजिएगा, सेकंड लॉ में न्यूटन साहब ने बताया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, इसको मोमेंटम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो बाहरी बल किसी वस्तु पर लग रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में हमने नेट फोर्स लगाया। तो ये लिखा हुआ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट को डिफाइन करने के लिए मुझे लगता है कि आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि रेट तो होता है डिफरेंशिएशन। इज इट ओके, स्केलर फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं dp बाई dt। मैं दोनों फॉर्म लिख रहा हूं, आपको दोनों फॉर्म पता होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म। ठीक है, आगे देखिएगा, जब हम यही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ आ जाता है एक कांस्टेंट k, तो ये हो गया dp बाई dt। आप p की वैल्यू पुट करो, k को आप 1 मान लो, k को अगर हमने 1 मान लिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो मेरा डेरिवेशन देखो, इसको स्टक करना पड़ना। ठीक है, तो k की वैल्यू अगर हम 1 मान लेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा d। अब p की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो dv बाई dt सबको पता है कि ये होता है एक्सेलरेशन। तो ये हो गया स्केलर फॉर्म, और यहीं पर हर जगह एरो बना लो, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dv वेक्टर अपॉन dt। तो यहाँ से आ जाएगा, और F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों फॉर्म पता होना चाहिए, हम लोग यूज यही करने वाले हैं स्केलर, लेकिन जानकारी के लिए दोनों पता होना चाहिए। कितना आसान था, देखो खुद से बना लिया हमने फॉर्मूला। ठीक है, बस नियम कहता है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मोमेंटम जैसे जैसे बदलता जाएगा बॉडी का समय के रिस्पेक्ट में, वही आपको बल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बल के कारण ही वो मोमेंटम में बदलाव आया। ठीक है, अब ध्यान से, तो यहाँ पर मास को स्केलर माना गया है, तो इसी प्रकार से अगर कोई फोर्स स्पेस में लग रहा है तो उसमें 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जैसे ये कैमरा हवा में लटका हुआ है तो यहाँ बल नहीं लग रहा है क्या, लग रहा होगा ना बल। अभी मेरा जैसे ये घड़ी मेरे हाथ पे है, अब मैं इसको इसको पेन को ऐसे पकड़ा हुआ हूँ, हवा में ही तो पकड़ा हूँ, तो इसका ये जो मेरी उंगलियां हैं ये 3D फोर्स लगा रही है। इसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस की दिशा में होगा, कुछ वाई के, और कुछ जेड के। इसी प्रकार से हमने इसको डिफाइन कर दिया कि भैया जो जो भी एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस दिशा में होगा उसका मास से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स एक्सिस का बल निकलेगा, जो भी एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में होगा उसका मास से गुणा कर दो तो वाई एक्सिस का बल निकलेगा, और जो भी एक्सेलरेशन जेड एक्सिस में होगा उसका गुणा मास से कर दो तो जेड एक्सिस का, और इन तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। अब इतना अच्छे से पढ़ाया है, वेक्टर फॉर्म लिखने में डर किसको, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड ई कैप। अगर स्केलर मैग्नीट्यूड से किसी को डर लग रहा है तो ये मैंने ही पढ़ाया है ना, मैंने क्या सिखाया था, आई के आगे वाले का स्क्वायर प्लस जे के आगे वाले का स्क्वायर प्लस के आगे वाले का स्क्वायर का आपको सम करके रूट निकालना, ये आपको नेट फोर्स की वैल्यू दे देगा स्केलर में। ये उसी का वेक्टर फॉर्म कैसे बनेगा ये तुमने निकाला, और इसी को यहाँ पर हमने यूज करके वेक्टर बना, समझ में आ गया। वेक्टर भी जानते रहो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मास के लिए ही सिर्फ और सिर्फ न्यूटन के नियम लगते हैं। तो आप कहोगे सर तब फिर हम लोग कैसे लगा रहे हैं, तो भैया जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आगे चल के पढ़ोगे उनका सेंटर ऑफ मास होता है, और सेंटर ऑफ मास क्या करता है, पूरे ऑब्जेक्ट के वो एक ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जहां पूरे बॉडी का वेट या मास कंसंट्रेटेड होगा, और उसी पॉइंट से हम पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि मुझे भी आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो नाभि होता है वहां पर हमारे पूरे बॉडी का जो वेट है वहां पर कंसंट्रेट, यानी यहीं पे धरती माता फोर्स लगा,
समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। चलें आगे बढ़ जाएं। ठीक है, हेडिंग लिख लिए होगे, ये येलो वाला जितना लिखा है लिख लिया होगा, तो हो गया काम मेरा। नहीं लिख पा रही है घर पे? बढ़िया, पढ़ लेना दोबारा इसको। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें ये मैं लिख रहा हूँ, वापस से इसको लिखना। ये है तुम्हारा मोमेंटम का, सॉरी यहाँ ये है तुम्हारा वेलोसिटी, है ना? नहीं मोमेंटम ही था भाई, मैं ही सही बोल। ये दिया गया है तुम्हारा मोमेंटम पार्टिकल का, जिसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं P इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप, ये दिया गया है। ठीक है, बड़ा आसान है। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड निकालिए, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और दिशा निकालनी है हमें, बल्कि जब t की वैल्यू 1 सेकेंड। हमें फोर्स तो निकालना है लेकिन हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, फोर्स का फॉर्मूला अभी पढ़ के आ रहे हैं, वेक्टर मैंने इसीलिए पढ़ाया था। क्या सिखाया था मैंने आपको? मैंने कहा था dp बाई dt, है ना? यही तो करना सिखाया था। और इसमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको d बाई dt को मल्टीप्लाई कर देना है p का जो भी दिया गया है, 5t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप। वेरी सिंपल, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, d बाई dt सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा d बाई dt। आपको मुझे बताना है 5 पर लगेगा क्या डिफरेंशिएशन? किसी संख्या पे लगता है? नहीं। तो ये t स्क्वायर ये हो गया तेरा आई कैप प्लस 10 dt अपॉन dt। ये जिसने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा, अब मुझसे वो पूछ नहीं सकता है कि सर आप कैसे कर रहे हैं इतनी जल्दी। सीधे आंसर आएगा, पूरे टाइम यही सिखाऊंगा। 10t आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब ये हो गया तुम्हारा बल का फॉर्मूला। इसमें t की वैल्यू पुट करनी है 1, सीधे आ जाएगा तुम्हारा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया था, कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सीधे क्या जाएगा 10 रूट 2। और मैंने कहा था जब दोनों दो वेक्टर ऐड हो रहे हो, दोनों का वैल्यू सेम हो और इनके बीच का डायरेक्शन देखो, आई और जे क्या है? आई एक्स एक्सिस में, जे वाई एक्सिस में। तो मैंने कहा था इनके बीच का एंगल 45 होगा। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो तुम्हें एंगल निकालना क्यों है? तुम्हारा आंसर आ गया सीधे 45, देखो और सॉल्व करके निकल गए। ये मैंने सीधे बता रखा है। तो ये सही टेक्निक सिखा इसीलिए रहे हैं ताकि तुम्हें मेहनत कम करनी पड़े। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे पढ़ने के बाद भी फिजिक्स से डर लगेगा, इसका मतलब है तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब ध्यान रखता हूँ कि तुम्हें कम से कम काम करना पड़े। ठीक है, बस यही पहचानना था कि दोनों वेक्टर जो मिल रहे हैं ये दोनों की वैल्यू सेम है और ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो क्या होगा? इनके बीच में 45 बचेगा। सिंपल, सीधे 45, देखो एंगल ही निकाला मैंने। ठीक है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अगर निकालना है किसी बच्चे को, मान लो, तो मैंने ही सिखा रखा है tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस वेक्टर, कोई दोनों में से एक बेस लोगे, तो आई कैप एक्स एक्सिस में है तो हमने उसकी वैल्यू बेस ले ली, तो दूसरा वेक्टर ऑटोमेटिकली 10 अपॉन 10 क्या आएगा? 1। और अल्फा 1 कब, tan अल्फा 1 कब होगा? जब अल्फा 45, tan 45 1 होता है। ठीक है, तो मैंने वो भी निकाल दिया। तो आगे बढ़ रहे हैं, अब बढ़ जाए आगे। करा खुद से, ये ट्राई हो गया सबका। यूनिट ऑफ फोर्स एक होती है न्यूटन, ये है आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, किलोग्राम वेट कहते हैं। ठीक है, अब आ गए हम लोग न्यूटन के तीसरे नियम पर। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जब भी 10 मिनट बचा हुआ, 1 बजे ब्रेक लेंगे हम लोग। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ लेते हैं। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जब भी हम किसी बॉडी पर कोई भी एक्शन फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी हम पर रिएक्शन फोर्स लगाती है। जैसे कि अगर मैं इस दीवार पे, आवाज आई है ना, और मुझे थोड़ी चोट भी लगी। ये चोट क्यों लगी मुझे? क्योंकि जब मैं दीवार पर फोर्स लगाया तो दीवार ने मुझ पर एक रिएक्शन फोर्स लगाया। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स दो अलग बॉडी पर लग रहे हैं, एक मेरी बॉडी हो गई और एक वॉल दूसरी बॉडी हो गई। वॉल ने मेरे हाथ पर लगाया और मैंने वॉल पर लगाया, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि मैंने पहले लगाया कि उसने पहले लगाया। ये दोनों एक ही समय पर हो रहे होते हैं, जैसे ही एक्शन हुआ वैसे ही रिएक्शन हुआ, तो ये कोई नहीं कह सकता कि उसने मुझ पर पहले लगाया था या मैंने उससे पहले लगाया। तो एक्शन रिएक्शन पेयर ध्यान रखना। और एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल बहुत पूछते हैं। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दो अलग बॉडी पर लगने वाला फोर्स
एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल बहुत ज्यादा बच्चे बताते हैं कि सर नॉर्मल रिएक्शन तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन गधा मानुस दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर लग रहे हैं, रिएक्शन भी उसी बॉडी पे लग रहा है और एमजी भी उसी बॉडी पे लग रहा है। अरे सरफेस ने रिएक्शन फोर्स किस पे लगाया, बॉडी पे ही लगाया ना, जो एमजी है वो क्या है, वो तो उसी बॉडी से लग रहा है ना, तो दोनों एक ही, ये एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाना है तो ध्यान देना है कि आपको समझना पड़ेगा दो डिफरेंट बॉडी पर होना चाहिए, ठीक है। तो बोथ एक्ट एट सेम इंस्टेंट ही लिखा हुआ है कि दोनों फोर्स एक ही इंस्टेंट पर लग रहे होते हैं। तो देखो फोर्स ऑन बी बाई ए, एफ बी ए, ठीक है, तो बी वाले पर ए के कारण है ना, जो फोर्स है वो ब्लू से दिखाया है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल दिया गया है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ए को बी खींच रहा है, बी उतने से ही ए को खींच रहा है, इक्वल अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट या कॉन्ट्रेरी रिएक्शन और द म्यूचुअल एक्शन ऑफ एनी टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वली एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है। समझ में आ रहा, कह रहे हैं कि जो भी एक्शन होता है उसका उतना ही बराबर हमें रिएक्शन भी मिलता है, और जो दोनों फोर्स होते हैं वो दोनों बॉडीज पर एक दूसरे के विपरीत, मतलब पहला खींचेगा तो दूसरा भी खींच रहा है ना, ऐसा नहीं ढकेल रहा है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। यही है न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। फोर्स ऑलवेज अकर इन पीरियड्स, एक्शन एंड रिएक्शन, जैसे देखो रिकॉइल कहते हैं इसको, जब भी बंदूक चलाता है कोई भी तो उसको झटका लगता है, तो जबकि बुलेट जो है वो आगे की तरफ जा रही है लेकिन झटका उसको पीछे की तरफ लगता है, तो क्या हुआ, बुलेट पर फोर्स लगा, एक्सप्लोजन हुआ, उस ब्लास्ट से गन पर पीछे की तरफ फोर्स लगा, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, ठीक है। अब ये देखो नॉर्मल रिएक्शन का एक एग्जांपल बताया वेट वाला, जो कि नहीं होता एक्शन रिएक्शन, लेकिन ये दूसरा एग्जांपल बताऊं ये बिल्कुल होगा। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी कि दो अलग अलग बॉडीज पर फोर्स लगना जरूरी है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि पहली बॉडी का रिएक्शन जो है, देखो ध्यान से, पहली बॉडी के ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, दूसरी बॉडी से। हमने दूसरी बॉडी पर दिखाया है फोर्स कि भाई इस पे भी रिएक्शन फोर्स लग रहा है पहली बॉडी से, तो हमने दो अलग अलग बॉडीज पे दिखाया ना। पिछले डायग्राम में हमने एक ही बॉडी पर वेट बनाया था, एमजी और रिएक्शन, तो एक ही वस्तु पर दोनों लग रहे थे, पर इसलिए वो एक्शन रिएक्शन नहीं थे। लेकिन इस बार दो अलग अलग बॉडीज पे सेम रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये है, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या है, एक ही समय पर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, सेम लाइन पर लगेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा और आपका नेचर भी सेम होगा, ठीक है। बस ये सब फ्लो चार्ट रखा करो ना, इससे रिवीजन जल्दी हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब व्हाट इज सिस्टम, है ना, अब ये एक टॉपिक, अब क्योंकि हम लोग धीमे धीमे चैप्टर के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां पर हम लोग को अब धीमे धीमे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो जितनी चीजें हैं अब हम सबको एक साथ मर्ज कर रहे हैं। व्हाट इज सिस्टम, है ना, सिस्टम कब किसी चीज को कहते हैं, तो उसमें सिस्टम में पहली बात तो एक से ज्यादा बॉडीज हो सकती है, दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो एक सिस्टम है। एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्टिंग विद इन द सिस्टम आर ट्रीटेड एज इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स को कभी भी हम कॉज ऑफ मोशन नहीं मानते। ध्यान सुनना, बड़े ही स्पेसिफिकली लिखा गया है न्यूटन के नियम में कि बाहरी फोर्स लगना चाहिए तभी मोशन होगा। तो यानी कि इंटरनल फोर्स अगर कहीं बन गया, अगर इंटरनल फोर्स बन गया
तो वहां पर फिर वो किसी भी काम का नहीं है, वो हमारे लिए मोशन नहीं करेगा। ठीक है, अगर तुम बस के अंदर बैठे हो, बस के अंदर खूब कूद रहे हो, तो बस मोशन में आ जाएगी क्या? क्योंकि वो इंटरनल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनल फोर्स किसी काम का नहीं है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंस्टिट्यूट ऑफ सिस्टम बाय द सराउंडिंग, देखो सराउंडिंग आ गया ना, सराउंडिंग कहाँ होती है? बाहर होती है ना, आर कॉल्ड एक्सटर्नल। ठीक है, हमने ये देखो मान लिया एक अलमीरा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, अलमीरा, अलमीरा को पुश कर रहे हैं, अलमीरा के अंदर कपड़े रखे हैं, तो कपड़े ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए, अब एक दूसरे के ऊपर कपड़े फोर्स लगा रहे हैं, उससे कुछ हो रहा है क्या अलमीरा को? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अलमीरा जैसे वैसे चलेगी। तो ये हो गया आपका पूरा बॉडी, उसके अंदर दो बॉडीज थी, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम बाहरी फोर्स की वजह से ही सिर्फ मोशन करेंगे। ठीक है, एनएबी एंड एनबी आर इंटरनल फोर्स, इनका कोई मतलब नहीं है। जो भी सरफेस कंसीडर होते हैं वो हमेशा हम लोग स्मूथ लेके चलेंगे, जब तक मैं फ्रिक्शन नहीं पढ़ा देता, ये ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लो। ये क्वेश्चन करिए, इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। क्या है? पार्टिकल है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये ट्रायंगल है, ये गिवन क्वेश्चन का पार्ट है, ये सोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो कह रहे बताइए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी? इसके बाद पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ एयर मोमेंटम। 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, 15 मिनट का? चलिए 15 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद मिलेंगे। चलिए देखिए भाई, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में पार्टिकल दिया गया है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसके ऊपर तीन फोर्स लग गए। जरा इन तीनों फोर्स को अगर हम देखें, नेट फोर्स वाला कंसेप्ट लगेगा। नेट फोर्स सिखाया गया था कि जितने भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, आपका नॉन जीरो वैल्यू की रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर वो नॉन जीरो नहीं है तो यानी कि नेट फोर्स इज जीरो, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पी क्यू क्यू आर और पी आर जो है वो आपके फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग लगाएंगे वेक्टर अलजेब्रा, एक बार में कोई भी दो जोड़ दीजिए आप, है ना, पी क्यू और क्यू आर मैंने चूज कर लिया तो कर लिया। अब देखिए ध्यान से, जो रूल है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से, एक हो गया मेरा बेस वेक्टर, तो ये ले लिया मैंने बेस वेक्टर। आपको ये ऑरेंज वेक्टर को नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि हम पी क्यू और क्यू आर को जोड़ने वाले हैं। तो रूल के हिसाब से पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे वाले वेक्टर का टेल होगा, ऑलरेडी उस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है। यानी रिजल्टेंट सिखाया गया था कि बेस वेक्टर और सेकंड वेक्टर के हेड पर जाके मिलेगा। तो बेस वेक्टर की पूछ ये रही और सेकंड वेक्टर का हेड ये रहा, ऑटोमेटिकली मेरा ये रिजल्टेंट बन गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया किसके लिए भाई? पी क्यू आर, है ना। इसको मैंने एक नाम दे दिया, पी से क्यू, क्यू से आर। ठीक है, अब मुझे ये दोनों नहीं दिखेंगे क्योंकि ये दोनों का काम खत्म, मैंने ऑलरेडी बना लिया। अब मुझे दो लाइनें दिख रही हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट दिख रही हैं और उनकी लेंथ भी सेम है। यानी उनका लेंथ क्या होता है, मैंने सिखाया था वेक्टर का जो लंबाई होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है। यानी मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, अपोजिट हो गया, ये एक दूसरे को, यानी नेट फोर्स इज, जब बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो बॉडी का स्टेट कभी बदलेगा नहीं। बस खत्म। ठीक है, इतना ही करना था। चले भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसको अवॉइड करिएगा, मैं लिखूंगा वो देखिएगा। देखिए ये क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, वर्ड का मतलब आपको पता है, स्ट्रेट लाइन है ना, उसमें आपको लीनियर मैंने सिखाया था। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। अच्छा, कंजर्वेशन वर्ड ये कहता है कि जो बॉडी का
अपना स्टेट होगा किसी भी चीज के बारे में, कंजर्वेशन मास कहेंगे तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना, वो पहले से यूनिवर्स में है। तो इसी प्रकार से कंजर्वेशन लग गया मोमेंटम के साथ, यानी कंजर्वेशन वर्ड पहले से बता रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो मोमेंटम कंजर्व्ड है यानी कि मोमेंटम बदलेगा ही। हेडिंग से आंसर निकालना सीखो। मोमेंटम नहीं बदले, कैसे बदलना, कंजर्वेशन वर्ड ने बताया। तो ये पूरा नियम है क्या, ये कह रहा है कि जो बॉडी का मोमेंटम है वो नहीं बदलेगा, तो मोमेंटम नहीं बदलेगा, लेकिन मोमेंटम में होता है मास इनटू वेलोसिटी, यही तो है फॉर्मूला। यानी जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वही आपका फाइनल मोमेंटम रहेगा। फाइनल इनिशियल क्या होता है सर, ये दो अलग अलग टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक। अब लेकिन ये क्या हमेशा होगा ट्रू, नहीं, इसमें एक स्पेशली केस है, कह रहे हैं जब बाहरी बल बॉडी पर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर जीरो हो जाए तो जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद रखना स्पेशल कंडीशन, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और उसमें आपने ये सीखा था, क्या हो गया भाई, वीडियो क्यों रुकी हुई है। ठीक है, कब से रुकी थी वीडियो, स्टार्टिंग से ही रुकी थी कि अभी रुकी है, देखा नहीं किसी ने, चलिए कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है बीच में रुक गई। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं वापस से, ये आई थिंक न्यूमेरिकल बता दिया मैंने, ठीक है, इसमें नेट फोर्स जीरो आ रहा था। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर में क्या सीखा था कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो यानी एक्सटर्नल बाहरी फोर्स जीरो हो जाए तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, बॉडी का कांस्टेंट रहता है, इसी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, समझ में आया इतनी बात, आगे देखिए ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा, मैंने कहा इनिशियली कुछ रहा होगा उसकी वेलोसिटी, है ना, तो मास इनटू उसकी वेलोसिटी इनिशियली, और बाद में जो आपका बाद में चलो पढ़ो। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे थे कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो फिर से यहाँ प्रूफ हो गया कि अगर फोर्स बोल रहे हैं यहाँ पे डिफिनेशन में एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दोगे तो मैथमेटिकली भी समझ में आता है कि डिफरेंशिएशन तभी जीरो होता है जब आपका वेरिएबल कांस्टेंट हो, यानी पी कांस्टेंट रहा होगा तभी ये जीरो हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से ही मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया, जो थ्योरी ये बोल रहे थे वो प्रूफ हो गई कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कभी नहीं बदलेगा बॉडी का।
ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देखेंगे तब समझ में आएगा। ये क्या है, किसी भी सिस्टम का कह रहे हैं कि जो पी सिस्टम है वो कांस्टेंट है, यानी कि पी सिस्टम, सिस्टम समझ में आ गया ना, एक बॉक्स के अंदर ढेर सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट रख दो, है ना, इनिशियल इज इक्वल टू पी सिस्टम, यानी मोमेंटम इनिशियली जो रहा होगा वो फाइनल। अब ये क्या कह रहे हैं बेटा, हमने इसको 3D में इमेजिन कर लिया, 3D में हम कह रहे हैं अलोंग x, है ना, अलोंग y और अलोंग z, तीनों एक्सिस के अलोंग की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं फोर्स के एक कंपोनेंट अगर मान लो F एक्सटर्नल का x कंपोनेंट 0 होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, P इनिशियल x एक्सिस में इज इक्वल टू P फाइनल x एक्सिस में, वही सीधी सी बात है, P इनिशियल y एक्सिस में इज इक्वल टू P इनिशियल P फाइनल y एक्सिस में। अगर आपका F एक्सटर्नल y एक्सिस में क्या हो जाए, 0 हो जाए, यहाँ क्या होगा, यहाँ कह रहे हैं F एक्सटर्नल z एक्सिस में क्या हो जाए, 0, यानी इसका कोई मतलब नहीं है खास, आपको पता है कि तीनों एक्सिस में आपका मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा अगर तीनों एक्सिस में हमारा नेट फोर्स 0 हो जाए। तो वही कह रहा है मोमेंटम इज कंजर्व्ड अलोंग x y एंड z एक्सिस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, चलिए अब यहाँ तक टेंशन फ्री होकर पढ़िए, ये क्वेश्चन करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। एक बॉडी है जिसका मास 1000 किलो है और वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस में, जिसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड। अ मास ऑफ 250 किलोग्राम इज एडेड, हमने 250 किलोग्राम का और वजन ऐड कर दिया, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, यानी ये बेचारा 1000 किलो का था, ये वी से मूव कर रहा था, अब हमने एक और इस पर ले आकर के मास ऐड कर दिया। ध्यान सुनना, जब मैं इससे अटैच कर दे रहा हूं यानी कि ये सिस्टम का पार्ट हो गया, समझ में आ रहा है, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा लगेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं वीएफ कितना होगा। अब तुम्हें मैं फिर से एक बार रिवीजन में बोलूंगा कि बेटा 2 गुणे 4 8 होता है और 4 गुणे 2 भी 8 ही होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना दो वेरिएबल हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले वाला मास 1000 था, बाद वाला मास 1250 हो गया। तो मैंने कहा था कि 2 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 2 समझाने का मतलब समझो कि हमने कोई चीज कम थी उसको बढ़ा दिया, तो जो चीज ज्यादा थी उसको घटाना भी तो पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो दोनों का गुणनफल कांस्टेंट बना रहेगा। तो दिख रहा है कि मास बढ़ गया तो क्लियर कट बात है कि बाद वाली जो वेलोसिटी होगी उसको घटना पड़ेगा, तभी तो वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये इतना आसान होता है ये क्वेश्चन, यानी 1000 इंटू v1 कितना है। अब ये देखो इसमें एक और प्रॉब्लम है, ये मीटर पर सेकंड में वो किस में दिया गया है, किलोग्राम में, है ना, ऐसा यूनिट में नहीं है ना, इनको ग्राम में होना चाहिए था ना, ये हाँ ऐसा यूनिट नहीं है, मतलब कभी कभी कंफ्यूज करना चाहे कोई तुम लोग को तो आसानी से हो जाओगे। ये किलोग्राम ऐसा ही होता है भाई, मीटर पर सेकंड ऐसा ही होता है, तो गड़बड़ कुछ नहीं दिया है, मैं बस कंफ्यूज कर रहा था। बाद में कितना हो गया, 1000 प्लस 250 कितना हो गया, 1200, हमें V2 नहीं पता, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 गुणे 50 बटे 1200, कर लो भाई, 5 से हो रहा है ना, 40 मीटर पर 25 चौका 100 होता है। अब इतना तो रटना ही पड़ेगा, इसीलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस करो, जब करते रहोगे ना कई बार
तुम लोग मल्टीप्लाई करके ही करो, मैं इसलिए मैं तुम्हें ट्रिक बताना छोड़ दिया, तुम लोग अपने हिसाब से ही करो, लेकिन इतनी बार कर लो कि रट जाए, तो जब दिखेगा नंबर तो ऑटोमेटिकली तुम डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट ये करो, अ गन ऑफ मास 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम की गन है, वो फायर करती है 4 गोली प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में कितनी गोली निकलेगी, 4 गोली निकलेगी। ठीक है, और हर गोली का जो वजन है, सॉरी मास है, वजन नहीं बोल सकते, वजन mg होता है, मास 20 ग्राम है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट लीव्स द गन इज 300 मीटर पर सेकंड, जब वो गन से निकलती है तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 300 मीटर पर सेकंड होती है। तो कह रहे औसत बल कितना लगेगा हर सेकंड में, किसके ऊपर, गन के ऊपर, जो हमको होल्ड करना है। तो हमारे हाथों को बल लगाना पड़ेगा, नहीं तो झटका लगेगा ना, तो हम टाइटली पकड़ते हैं। कभी भी देखो भारी होती है गन, कभी गन नहीं छुई होगी, ना छूना भी मत, लेकिन अगर कभी देखोगे समझ में आएगा, पुलिस वालों के पास जाओ, दिखाओ जरा, तो कभी तुमको बताएंगे, है ना, बड़ी भारी होती है ना, तो भारी इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो फोर्स हमें लगाना है वो हमें कम से कम लगाना पड़े और कम से कम झटका लगे। ठीक है, तो ये अब आपको सॉल्व करना है, आप लगाओ दिमाग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये मैंने छोड़ दिया समझ करके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू द, जितना मोमेंटम में बदलाव आएगा उतना ही तो एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगेगा, और जितना एक्शन होगा उतना ही तो रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो उतना ही फोर्स हमको चाहिए। एक सेकंड के अंदर हमें पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है फोर्स रिक्वायर्ड पर सेकंड, तो सॉरी एस बन गया पर टी, टी इज इक्वल टू कितना है 1, टी की वैल्यू कितनी ली गई है, टी की वैल्यू 1 ली गई है, तो यानी कि हमें एफ ही निकालना है। लेकिन ध्यान देना, एक सेकंड में कितनी गोलियां निकल रही हैं, 4, है ना, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होगा, अगर हम मोमेंटम की बात भी कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, P इज इक्वल टू क्या होगा, एमवी, एक के लिए होगा ना, 4 के लिए जाएगा 4 एमवी, तो दिमाग लगाओ, अभी भी नहीं लगा सकते। तो फॉर्मूला एफ का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही तो होगा। और रेस्ट से किसी वेलोसिटी v पे जा रहा तो चेंज क्या होगा, जीरो से कुछ तो आएगा, तो देखो नहीं अच्छा। अब मुझे अनुष्का बताओ, बुलेट जो गन के अंदर है तब क्या मोशन में है क्या बेटा, इनसाइड गन क्या है, रेस्ट पर, है ना। फिर व्हेन ट्रिगर्ड, हमने ट्रिगर किया तो क्या आया, वो किस में आ गई, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम क्या रहा होगा, सर जीरो है तो ये जीरो रहेगा, सिर्फ बुलेट का सोचो, ठीक है, सिस्टम में तो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जब उसको हमने फायर कर दिया तो सर उसकी कुछ वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितनी दी गई है, 300 मीटर पर सेकंड, उसका वजन कितना है 20 ग्राम, है ना। तो अब मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट से वो बाहर आ जाएगी। समझ में तुम्हें कुछ आया, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है dp बाई dt, और अगर मुझसे पढ़ी हो और थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो तुमको पता होगा कि d भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटे बदलाव की बात करता है, ये बड़े बदलाव की बात करता है। तो मैंने औसत निकालने के लिए यहाँ पर डेल्टा लगा दिया, लेकिन है तो वही ना, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम, टाइम हमारे पास एक ही सेकंड है, 0 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, एक पे खत्म हो जाएगा, तो भाई 1 माइनस 0 क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। और ये देखो एमबी वीबी माइनस 0 करेंगे तो एमबी वीबी ही बचेगा। और कितनी बुलेट एक सेकंड निकल रही है, जब तुमने एक सेकंड लिया तो एक सेकंड में तो एक ही का चेंज होगा कि 4 का चेंज होगा, 4 बुलेट निकलेगी ना, तो 4 होगी तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमने समय अंतराल जितना लिया उसके हिसाब से होगा ना। तो तुम यहाँ वैल्यू पुट करो तो 4 हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू एम बी
वीबी अपॉन टाइम इंटरवल कितना होगा सर 0 से 1, 1 माइनस 0, यही तो फॉर्मूला बनेगा। तो एफ का फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया सर, एफ इज इक्वल टू 4 एमबी वीबी, वैल्यू पुट कर डालो 4 इंटू 20 इंटू 300, यही तो होना चाहिए। सही किया ना मैंने, इतना तो पकड़ना आना चाहिए भाई, ग्राम है भाई, वो किलोग्राम होता है एसआई का मात्रक, तो हमें ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये देखो ना 20 ग्राम लिखा है, तो ग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम 1/1000 है ना, यानी इसको कितने से भाग करना पड़ेगा 1000, ठीक है 1 2 3, ठीक है 2 3 6, 6 24, 24 मेहनत करो, बिना गणित के कुछ नहीं होगा। लिखो भाई, क्वेश्चन सॉल्व किया करो यार तुम लोग, बाकी कुछ मत लिखो चलेगा मुझे, क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे तभी तो, अब रोज तो हम तुम्हारी कॉपी पे नहीं आ सकते। हो गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स, है ना। इम्पल्स का मतलब होता है कि जब को बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स हम बहुत छोटे समय अंतराल के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा देते हैं, तो उस समय जो आपका इफेक्ट होता है दैट इज योर इम्पल्स। जैसे कि जब हम एक फुटबॉल को किक करते हैं, बहुत जोर से उस फुटबॉल को हम मारते हैं, है ना, लेकिन जो कांटेक्ट टाइम होता है बहुत कम नहीं होता, जैसे ही हम उसको किक करते हैं वैसे वो चला जाता है ना। तो टाइम इंटरवल देखो, बहुत ज्यादा अमाउंट का फोर्स हमने लगाया, लेकिन जो टाइम हमने दिया वो टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा है ना। मतलब कह रहा हूँ कि जो चेंज इन टाइम इंटरवल इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू जीरो, है ना। जैसे 1 सेकंड भी नहीं हुआ, 0.5 सेकंड में रिएक्शन हुआ। अरे कभी कभी धोनी का आता है ना, रील आता है कि 0.3 सेकंड में पकड़ लिया, 1 सेकंड भी नहीं हुआ, 0.3 सेकंड में रिएक्ट किया, तो सोचो कितना छोटा टाइम इंटरवल में उसने बॉल को रोका, तो उसने भी तो फोर्स लगाया होगा, तो बॉल को रोकने के लिए जो उसने फोर्स लगाया और टाइम इंटरवल 0.3, तो इम्पल्स ही तो हुआ। तो यानी परिभाषा क्या है, जब चेंज इन मोमेंटम सफर्ड बाय सिस्टम ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स फॉर एन इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मतलब अनंत से छोटा, बहुत छोटा, अनंत का बहुत छोटा सा हिस्सा, है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इज द इम्पल्स। इम्पल्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और यहाँ जो फोर्स है वो कैपिटल एफ से डिनोट किया जाएगा। फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। डी टी क्यों लगाते हैं, क्योंकि डी लग जाए किसी क्वांटिटी के आगे, यानी कि वो बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा हो जाए, ठीक है। तो डी का मतलब बहुत छोटा समय अंतराल, जब आप बहुत बड़ा फोर्स लगाते हैं तो उसी को इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये समझाता है कि जो आपने ये जो फोर्स लगाया है इनफाइनेटली स्मॉल टाइम के लिए, ये इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये याद रखना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इम्पल्स आपका ऑटोमेटिकली, ये तो फिजिकल वर्ल्ड में सिखाया था कि जिसका फॉर्मूला है और जिससे वो बन रहा है, अगर वो वेक्टर हो गया तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला है वो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा।
तो इम्पल्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज द एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बना हो, तो हम उस ग्राफ का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए यहाँ कभी कभी ऐसे इंटीग्रेशन भी लग जाता है। इंटीग्रेशन काम होता है जोड़ना, एडिशन, समझ में आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल में छोटे छोटे हिस्से कर देंगे इसके, ऐसे ऐसे करके, है ना, और फिर इसको हमने पूरा क्या कर दिया, जोड़ डाला, है ना, एक टाइम इंटरवल में। तो ये जो आएगा एरिया वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वो इम्पल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी जानते रहो, इस पे क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान क्वेश्चन आएगा कि फोर्स टाइम का ग्राफ दे देंगे और तुमसे कह देंगे बताओ इम्पल्स क्या है, और तुम्हें बोल देंगे कि हमें 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड तक के बीच में बताओ। तो तुम 2 से 4 के बीच में क्षेत्रफल निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा। तो बड़ा आसान हो जाता है, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं भी। तो यानी तुमने सीखा क्या कि इम्पल्स क्या होता है, जब सर बहुत ज्यादा फोर्स हम लगा दे बहुत छोटे टाइम के लिए तो किसी बॉडी पर, तो उस बॉडी पर इम्पल्स लग जाता है, ठीक। और इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के भी बराबर होता है। यानी अगर हमको ये वाली कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन हमको पता है जब मैंने फोर्स लगाया तब उसकी स्पीड या वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, और जब हमने फोर्स हटाया तब उसकी 40 मीटर पर सेकंड हो गई, तो हम क्या करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू 40 माइनस m इंटू 20। इससे क्या होगा, हम इससे ही निकाल लेंगे इम्पल्स, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या है, इम्पल्स। समझ में आ रहा है। तो ये तरीका भी होता है इम्पल्स को निकालने का, और जो मैंने ये यूज किया ये होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो यहाँ देखिएगा, फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट, ये बार बार लिखा रहेगा कि बहुत छोटे समय अंतराल के लिए, उसी को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, और सिग्निफिकेंट चेंज, अच्छा खासा बदलाव आता है हमारे मोमेंटम में। उसका अगर बार बता रहा हूँ कि मोमेंटम में बदलाव तभी आता है जब बहुत बड़ा फोर्स लगेगा, जैसे कोई चीज, कोई भाग रहा है, उसको पीछे से किसी ने और धक्का दे दिया तो और तेज भागने लग गया, क्योंकि उसको बाहर से और लार्ज फोर्स मिल गया था। इंपल्स यही होता है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, अच्छा खासा मोमेंटम में बदलाव आ जाएगा। पहले 20 मीटर पर सेकंड से भागा, सडनली वो 1 सेकंड बाद देख रहा हूँ 40 मीटर पर सेकंड, देख लो 1 सेकंड बहुत छोटा इंटरवल है, लेकिन 20 मीटर पर सेकंड सीधे बढ़ गया, डबल हो गई स्पीड, है ना। तो यानी कि यही है सिग्निफिकेंट चेंज की बात हो रही, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एक 100 ग्राम की बॉल है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। वो दीवार से जाकर के भिड़ती है, कोलाइड करती है और एक एंगल पर लड़ती है। ऐसा नहीं है कि सीधे आके लड़ रही है, 30 डिग्री पर लड़ रही है, ठीक है। तो दीवार से एंगल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, दीवार से, ठीक। तो यहाँ पर जब वो टकरा करके वापस से रीबाउंड होती है, ठीक है, टकरा के वापस आ रही होती है, वो फिर से एक एंगल पर वापस आ रही होती है। if the period of contact between the ball and the wall is 0 point, देखो ध्यान से, छोटा सा समय अंतराल हिंट कर रहा है वो तुमको कि ये इंपल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहे हैं बताइए कितना बल लगा होगा दीवार के ऊपर, ठीक। तो आपको मैंने जो सिखाया है उसके हिसाब से चलिएगा। इंपल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू छोटा समय अंतराल, और यही बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमको क्या क्या पता है, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि मुझे v पता है और मुझे उसका मास भी पता है, तो m इंटू वी मैं कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे चेंज इन मोमेंटम, और हमें यहाँ पे टाइम इंटरवल पता, तो मुझे फोर्स निकालना है, तो मैं नया फॉर्मूला बना सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन e। तो इस तरीके से फॉर्मूलेस बनते हैं। जो डेटा पता है वो आप निकालो। दीवार से 30 डिग्री पे एंगल पर है, तो यानी एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर होगा, 60, क्योंकि एक्स एक्सिस और दीवार जो है वाई एक्सिस होती है और ये हो गई एक्स एक्सिस, 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 60। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसका कंपोनेंट बना सके बेटा। हम इसको एक्स एक्सिस और वाई दो टुकड़ों में कर लेंगे, देखो ध्यान से। तो ये गेंद आपको ना, ये दीवार हो गई, ये सीखो ध्यान से मैं कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। फिगर बनाओगे तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फिगर नहीं बनाओगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये मान लो इस पॉइंट पर आकर के मैं इस पर टकराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रही मेरी बॉल, यहां से मैं आऊंगा, ठीक। ये हो गई मेरी वेलोसिटी, कितने से, 10 मीटर। ये मेरा एंगल हो गया, कितना हो गया ये एंगल, 30। तो मैं ध्यान से कह सकता हूं कि मेरा एक v cos 30 ये बनेगा, ये बन गया मेरा v cos 30। मैं जब दीवार की तरफ जा रहा था ना, तो उसको मैंने इधर कर लिया। और एक मेरा बनेगा ऐसे इस लाइन पर, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा,
ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई ना एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई हो गई और ये मेरा एक्स हो गई, पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको फिर से रिजोल्व किया तो v sin 30 ये हो गया, v sin 30 गलत कर रहा हूं तो बता देना मुझे, कहीं भी समझ में आया तो बता देना। मैंने सिखाया था ना, एंगल को बंद करोगे तो कॉस बनेगा, एंगल को खोलोगे तो साइन बनेगा। इधर कॉस बन गया, इधर साइन। एरो जरूरी है, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, फिर टकराएंगे, टकरा करके फिर से उसी एंगल पर वापस जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा 30। ठीक है, अब इसका जो होगा ये भी v, ठीक, तो सेम होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका एक कंपोनेंट यहां बनेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया v cos 30, और यहां पर एक बनेगा जस्ट अपोजिट, देखो कलर चेंज करते हैं, ये ले, ठीक है। अब हमने ये दिखा दिया, इसी लाइन पर ये बन रहा है v sin 30। इसको फाइनल कर दूं क्या, इसको फाइनल कर देता हूँ, चलो ठीक है, ये फाइनल हो गया। इज इट ओके? अगर v से तुम्हें डर लगा मैं समझाऊंगा। अब मुझे समझाना तुम जरा कि बात तो सही है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? तो बॉडी तो ऑलरेडी मोशन में है, एक्सटर्नल फोर्स कहीं लग रहा है? दिया है, तुमने कैसे मान लिया? सोचो, अच्छी चीज है तुम पूछ रही हो, दिमाग लगाओ, तुमने सही सवाल पूछा। लेकिन जब हम लोग ऐसा करते हैं तो बॉल पे एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते हैं। अगर सिंपल एक बार ऐसे पुश करके छोड़ दो तो देखोगे सेम एंगल पर वापस आता है, लेकिन अगर तेज से मार दो तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया कि नहीं लग गया? तो सिंपल सी बात है कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी मोमेंटम कंजर्व होगा, जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो v नहीं बदलेगा, एंगल भी नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा हुआ। हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक ये मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इस बॉल पर कोई फोर्स दिखाया गया, कोई फोर्स है नहीं ना, तो यानी कि बॉडी मोशन में था, मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में था, वो आकर के टकरा गया, और यूनिफॉर्म मोशन कहते ही समझ में आ गया एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बॉडी पर। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा तो मास तो बदलता नहीं है, तो वेलोसिटी कैसे बदल जाएगी, और जब वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो एंगल कैसे बदल जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये अच्छा सवाल था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब आपके अंदर बहुत अच्छे सवाल आ सकते हैं यहाँ पर, सर ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, सर ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, इनिशियल वाला और फाइनल वाला, है ना, यहीं से मामला बदल जाएगा। ये इनिशियल, ये अच्छा तरीका है पढ़ने का। अब ध्यान से सुनना, तुमने मुझे बताया था चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो सर चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई, यही तो तरीका होता है। तो यानी कि मैं एक बार निकाल सकता हूँ डेल्टा पी एक्स और एक बार निकाल सकता हूँ डेल्टा पी वाई, जो बचेगा वही आंसर में जाएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन की जाती है, दोबारा जिंदगी में तुम डायरेक्टली देख के बता दोगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। एक बार के लिए सीखो, तो पी एक्स करोगे तो यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, वी एफ कॉस 30 माइनस ये सॉरी वाई लिख दिया मैंने, यहाँ साइन होगा वी एफ साइन 30, है ना। क्या ये पॉजिटिव ले सकता हूँ? ये कौन सी डायरेक्शन है? निगेटिव, है ना, तो ये माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? फिर माइनस, लेकिन ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, वी आई साइन, अब वी एफ और वी आई सेम है जो कि v के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 2, एक ही चीज को दो बार कर रहे हैं ना, 2v लेकिन विथ निगेटिव साइन, सही है। इसमें मास नहीं मल्टीप्लाई करवाया तुम लोग ने, है ना, मैं v लिखता जा रहा हूँ, कोई बोल भी नहीं रहा सर एमवी होता है, मेरा भी दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब भी चल रहा है, दोबारा लिखूंगा सारा। तो हमें वेलोसिटी मैंने रिजॉल्व किया ताकि हम मास से मल्टीप्लाई करके सिंपली बना ले फॉर्मूला, ठीक है। तो जाएगा माइनस वी एफ साइन 30, है ना, माइनस ऑफ मास इस बार सेम रहेगा, और ये वी आई साइन 30, ये क्या जाएगा माइनस 2mv साइन, ठीक, यहाँ सबको समझ में आ गया। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स। वाई में क्या होगा, अब ध्यान से देखना, वाई में कटेगा कैसे, तो ये m इंटू वी एफ, ये पॉजिटिव है इस बार, साइन 30 कॉस 30 कॉस ऑफ 30, ये पॉजिटिव है, अगला निगेटिव में है तो जीरो नहीं हो जाता। तो इसमें जब भी देख लेना कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, समझ जाना ये कटने वाला है, क्यों?
क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों ऐड होने वाले हैं ना, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो दोनों की वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इनको तो कटना तय है, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया ना, चेंज आया ही नहीं। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, बदलाव, बदलाव तो दिख ही नहीं रहा, जब बदलाव है ही नहीं तो हम उसको लेंगे क्यों, यानी y एक्सिस में कुछ लेना है नहीं, अभी इसको कर देते हैं कंप्लीट। फिर माइनस एम वी आई कॉस 30, तो इसका आंसर क्या जाएगा बताओ, एम वी कॉस 30 माइनस एम वी कॉस, ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो y एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम होगा, तो हमने ये पाया कि चेंज इन मोमेंटम अलोंग y इज 0, यानी जो भी मोमेंटम है वो तो सिर्फ x में चेंज हो रहा है, यही हमारे फॉर्मूले में है। तो सीधे यहाँ पर -2 mv, अब वैल्यू पुट कर दो, sin 30 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, अपॉन 1 सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस m कितना है भाई, अब वैल्यू पुट करनी है, 100 ग्राम है तो मतलब 0.1, 100 बटे 1000 करोगे तो 0.1 आएगा, और वो कितना है 10, ये तो 1 आ रहा है रे, 1000 बटे 1000 हो गया ना, अरे 100 गुणे 10 करोगे 1000 हो जाएगा, और डिवाइड भी 1000 से कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया 1 न्यूटन। ठीक है, निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, है ना, तो हम मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं हमेशा, मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसमें हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये तुम्हारा आंसर है, मैंने कहीं गड़बड़ किया है पक्का, ओह दिस इज 0.1 नॉट 1, सही हो गया आंसर, ये 0.1 है ना, मैंने 1 सेकंड लिया, तो यहाँ क्या जाएगा, ये 0.1 यानी कि 1/10, और 10 ऊपर जाएगा कि नहीं आएगा, तो आ गया आंसर 10 न्यूटन। ठीक है, अरे 10 ऊपर जाएगा तो 1 × 10 कर दो, चलो ये हो गया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन, तो ये देखो सारा ज्ञान इतने में है, अगर ये समझ में आएगा तो ही समझ में आएगा, कहाँ जा रहे हो, अरे हाँ मैंने कहा डिलीट हो गया क्या, ये समझ में आएगा आपको तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, और मैंने आंसर बदल दिया, ये 60 यूज ही नहीं करा मैंने 30 से ही सॉल्व कर दिया, तो 30 वाला आ जाएगा, 60 वाला ऑटोमेटिक, ठीक है, लिख लो ये क्वेश्चन, इसमें मैं रुकूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और कर लो तो छुट्टी करेंगे, या होमवर्क दे देंगे। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे, तो होमवर्क अगला देंगे। द फोर्स, जब एकदम पढ़ने का मन ना करे तब जरूर एक क्वेश्चन पढ़ लिया करो। द फोर्स एफ एक्ट, इससे दिमाग को पता चलेगा कि वही बॉस नहीं तुम बॉस हो, है ना, दिमाग जब कहे बिल्कुल नहीं करना जब जरूर करना है। द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, एक फोर्स एफ लग रहा है, एक मास सैंपल लग रहा है, इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स एफ टाइम ग्राफ, तो ये दिया गया क्वेश्चन में, ये दिया, ये नहीं दिया, ठीक है, ये आपका ग्राफ दिया गया, कहते हैं चेंज इन मोमेंटम बताओ पार्टिकल का जब आपका टाइम इंटरवल 0 से 8 सेकंड, यानी इंटरवल कहां से 0 से 8 सेकंड के बीच में बताना है, और मैंने कहा था एरिया निकाल लोगे फोर्स टाइम का, तुमको इंपल्स मिल जाएगा, तो यही बस क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एरिया निकालना, देखो इसमें अलग एरिया, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3, सिंपल, तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा इंपल्स आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना कि ये एरिया पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, सिंपल कैलकुलेशन करना, दिमाग मत लगाना, इसमें क्या आएगा देखो वैल्यू -3, इस साइड के लिए -3 है, तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव आएगा, इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो गया, नहीं याद करना है तो ये पॉजिटिव एरिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सिंपल, तो पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, I इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3, अब तुम यहाँ पर -3 लोगे, सिंपल ये निकालोगे, तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, सर ये इसका हो गया लेंथ, और सर ये हो गया इसका ब्रेथ, और ये हो गया इसका लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4 - 2 2 आ गया, ये कितना आ गया सर 3, ये 3 आ गया, 3 दूनी 6, ये आ गया -6, प्लस ये भी निकाल दो, रेक्टेंगल है सर 4 से 8, ये 4 हो गया, है ना, और ये कितना है, ये 3 हो गया, कितना आ गया 12, ठीक है, अब पहला क्या है, ये फॉर्मूला याद रखो, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या होता है ये, है ना, ये कितना है 2,
और हाइट कितना है 6, ठीक है। तो कितना आ गया 6 माइनस 6 प्लस 12, आंसर क्या आ गया 12, ठीक है। हाँ है ये। यूनिट याद रखना न्यूटन सेकेंड, इम्पल्स में फोर्स इनटू टाइम है तो फोर्स होता है न्यूटन, ये हो गया सेकेंड, तो यूनिट गलत नहीं होनी चाहिए, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। चलिए आज यही रुकेंगे, एक क्वेश्चन और देख लीजिए उसको होमवर्क के तौर पर, और अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक से, दैट इज योर फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्लास, चलिए इसका फोटो खींच लीजिए। थैंक यू सो मच।